गुड आफ्टरनून। गुड गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको भाई? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। एस टी वन का बैच अनाउंसमेंट लास्ट वीक भी किया गया था 16 दिसंबर में। उसमें से कौन कौन लोग मौजूद हैं इसमें? सर मैं मैं कौन? आयुष। आयुष। बाकी लोग सारे नए हैं? Anwar Saab, Vijay Aluru from 48 batch, sir. अच्छा, 48 बैच से कौन? आपने नाम चेंज किया हुआ है यहाँ पे? सर वो थोड़ा गलत हो गया। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। लास्ट टाइम पे आप नहीं थे? नहीं सर। अच्छा, लास्ट टाइम पे आप नहीं थे। ऋषि कौन है भाई? ऋषि कुमार। हाँ जी सर, फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम ज्वाइनिंग। अच्छा, क्या किया आपने? CCNP तक कर चुके हैं? हाँ, मैंने CCNP तक मतलब 2-3 साल पहले किया था। अच्छा बट अभी मैं पालो अल्टो पे काम करता हूँ। अच्छा, मेरे से कोई क्लास लिया आज तक नहीं? नो। ओके। समरेश। समरेश कौन है भाई? सर मैंने आपसे पालो अल्टो क्लास लिया था 2-3 दिन के हाँ, बाद मैं और चंदन के बाद फिर मैं लिया था। फिर मैं बिजी हो गया था काम में, तो मैं अच्छा ड्रॉप किया था। अच्छा। और कामेंद्र किशोर कौन है? जी, कामेंद्र किशोर भाई, आवाज आ रही है? नहीं आ रही। ऑडियो ज्वाइन नहीं किया हुआ है इन लोगों ने। कामेश एंड विवेक। जी, किशोर आपका माइक्रोफोन जो है ऑफ है, और विवेक आपका भी ऑफ है। चलें, खैर। तो पुराने बैच, पुरानी क्लास से कुछ नहीं, कोई नहीं है, इसलिए दोबारा से मुझे शुरू करना पड़ेगा। मसला यही होता है कि पिछली बार क्लास में 6-7 लोग थे, उसके बाद से किसी ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, तो फिर क्लास वो स्टार्ट नहीं हो पाई। आज देखते हैं आज क्या होता है। फिलहाल फिलहाल हमने बैच का अनाउंसमेंट किया है, दैट्स वाई यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। तो लास्ट टाइम भी ये मेरा प्रोफाइल आप लोगों के सामने यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। सिलेबस में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। लास्ट टाइम पे मैंने काफ़ी कुछ डिस्कशन किया था, उसके बाद शुरुआत करनी थी। जो सिलेबस है वो आई थिंक आमिर सर ने भेज दिया होगा व्हाट्सएप पे। मिल गया सिलेबस आप लोगों को? जी या हाँ जी सर। जी, आमिर सर ने भेज दिया। आई थिंक किसी ग्रुप में गया होगा, जी NCP। सर। जी सर। ठीक है। इसमें मुझे तो सिलेबस दिखाई दे नहीं रहा ग्रुप में, आपको कैसे मिल गया? 1-to-1 मिला था। अच्छा, सर 1-to-1 मिल गया। जी ठीक है, सर। ठीक ठीक है। ठीक। देखें, SD-WAN को समझने के लिए ज़रूरी ये है कि हमें जब तक प्रीवियस जो टेक्नोलॉजी हैं जो कि ओल्ड थी, जो कि ऑब्सलीट हो चुकी हैं, एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उनको हटा दिया गया है, कैरिकुलम से हटा दिया गया है। कुछ कैरिकुलम में एग्जिस्ट नहीं करती हैं बट चल रही हैं, उनका जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक SD-WAN को समझना मुश्किल होगा। अगर हमें ये पता हो कि बुराई क्या होती है, बुराई देखी हो और फिर अच्छाई भी देखी हो, तो फिर रिजल्ट कुछ समझ में आता है। अदरवाइज मुश्किल है उसको समझना। अनेबल टू हेयर। ऑडियो ज्वाइन नहीं किया हुआ है। तो हम पहला जो लेक्चर लेते हैं वो SD-WAN का शुरू नहीं करते हैं। पहले लेक्चर में हम शुरू ये करते हैं कि बिफोर SD-WAN क्या क्या आपको आना ज़रूरी है। अक्सर लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली क्लास को शुरू कर देते हैं, फिर SD-WAN एक बहुत बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है। यकीन जानिए, ये बहुत आसान है। जिन लोगों ने CCNA और CCNP पढ़ रखा है उनके लिए मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, और जिन्होंने कुछ सिक्योरिटी टच भी रखा है उनके लिए तो बहुत ही आसान है।
तो बिफोर SD-WAN हम आज डिस्कशन करेंगे, कल फिर या अगले उसमें सैटरडे से फिर बैच की शुरुआत होगी जैसे कि होनी है। ये जो आज पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें वैल्यूबल हैं, यूजेबल हैं SD-WAN के अंदर। उनको हमने मैप करना है कि ये चीज़ को वहाँ पर SD-WAN में क्या बोल दिया गया है। देखिए, एक टर्म VPN सबने पढ़ा है। कुछ लोगों को CCNA में पढ़ने का मौका मिल जाता है, मैं CCNA में समझा देता हूँ थोड़ा सा। कुछ लोग NP में पढ़ लेते हैं। VPN का सिंपल सा मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्राइवेट NID को फ्रॉम वन साइट टू अनदर साइट, इतना सा काम करना है। ये हम कर रहे हैं VPN के अंदर। अब ये जो काम किया जा रहा है, ये किया जा रहा है किसके थ्रू? वाया थर्ड पार्टी के थ्रू। और ये थर्ड पार्टी कौन है? ये थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्ट है। ये ट्रांसपोर्ट का जो वर्ड है ये SD-WAN यूज करता है। बाकी थर्ड पार्टी कौन है? ISP है। थर्ड पार्टी का मतलब ISP है। SD-WAN की लैंग्वेज में इसी ISP को, जो कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, या प्रोवाइडर को हम ट्रांसपोर्टर का नाम देते हैं। एक बुक हुआ करती थी जब 2012 में MPLS, 2009-10 में हमने MPLS पढ़ा था। तो 12 में MPLS का पेपर सिस्को ने कैंसिल कर दिया पूरा। उसके बाद BGP भी कैंसिल कर दिया, QS भी, सारे पेपर उसने हटा दिए जो इंडिविजुअल मास्टर होते थे। एक किताब हुआ करती थी, फंडामेंटल ऑफ MPLS। और MPLS के बैच में मेरे पास तकरीबन 20-20 बच्चे होते थे। बहुत उस टाइम पे बूम था MPLS का। तो एक किताब थी जो कि मिस्टर लूक ने लिखी थी, LUC, लुक या लुक जो भी बोलें। ये चाइना के थे और बेस्ट इंजीनियर थे वर्ल्ड के। इन्होंने अपनी किताब में VPN के मॉडल डिफाइन किए थे। VPN के मॉडल डिफाइन किए थे। उस टाइम पर SD-WAN नहीं आया था। VPN के जो मॉडल थे, इन्होंने दो मॉडल डिफाइन किए थे। एक इन्होंने नाम दिया था पीयर टू पीयर मॉडल, और दूसरे मॉडल का नाम इन्होंने दिया था ओवरले मॉडल। तो इन दोनों मॉडल्स के बारे में हमें पता होगा तो हम समझ पाएंगे कि SD-WAN कौन से मॉडल में लाई करता है, पुरानों में क्या इश्यूज थे, इसमें क्या फायदा है। पीयर टू पीयर मॉडल के अंदर ये कहा था मिस्टर लूक ने कि पीयर टू पीयर मॉडल के अंदर जो ISP है इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कनेक्टिविटी। एंड टू एंड कनेक्टिविटी के लिए ISP रेस्पॉन्सिबल है। और ये एंड टू एंड जो कनेक्टिविटी कहा गया है, ये पब्लिक IP के रेस्पेक्ट में कहा गया है, क्योंकि दोनों साइट्स पर पब्लिक IP एड्रेस एग्जिस्ट करेंगे। दूसरा पीयर टू पीयर मॉडल का काम ये था कि ISP will resolve customers private NIDs issues। बेसिकली ये जो पार्ट है, इसका रिलेशन जो होता था, या इस पीयर टू पीयर मॉडल का जो रिलेशन है वो किससे है, इसका एग्जाम्पल है MPLS। MPLS के केस में हम ये देखते थे कि एक MPLS क्लाउड होता था। यहाँ पर जो एज राउटर था उसको एज ना कहकर उसकी टेक्नोलॉजी में एज LSR होता था।
जर्नली इसको पी बोलते थे, बट टेक्निकली एमपीएलएस के रेस्पेक्ट में एज एलएसआर, और बीच वाले जो पी राउटर होते थे उन पी राउटर को ये एलएसआर बोलता था। कस्टमर की नेटवर्क आईडी यहाँ पर होती थी, जो कि प्राइवेट एनआईडी होती थी। ये सी होता था। ये कस्टमर की एक साइट होती थी और ये कस्टमर की दूसरी साइट होती थी। ये साइट ए है और ये साइट बी होती थी। इन केस ऑफ द एमपीएलएस क्या होता था कि हम कस्टमर की इस नेटवर्क को आईएसपी के इस पी या एज एलएसआर पर भेजते थे, और यहाँ पर एक वीआरएफ बनती थी, वर्चुअल रूटिंग एंड फॉरवर्डिंग। हर कस्टमर की एक सेपरेट वीआरएफ बनती थी, जिसका काम ये होता था कि वो वर्चुअल इंस्टेंसेस को अलग रखे। किसकी वर्चुअल इंस्टेंसेस को? जो कि प्राइवेट एनआईडी है उसकी राउटिंग टेबल अलग होनी चाहिए, और जो कि पब्लिक आईपी एड्रेस हैं, जो कि इस एमपीएलएस क्लाउड के अंदर हैं, जो कि इस रेड बाउंड्रीज के अंदर हैं, इनकी राउटिंग टेबल को अलग रखे। तो इसकी जो राउटिंग टेबल यहाँ पर बनती थी वो ग्लोबल राउटिंग टेबल कहलाती थी, और ये वीआरएफ टेबल कहलाती थी, जो यहाँ पर बनती थी इस जोन की साइड में। तो ये समझाना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप एस डी वैन पढ़ेंगे तो एस डी वैन में जो वीपीएन है ये इक्वल टू है वी आर एफ के ट्रेडिशनल राउटिंग की, जो हम बात पढ़ रहे हैं। तो ट्रेडिशनल राउटिंग में जिसको हम वीआरएफ बोल रहे हैं, एसडी वैन में वो वीपीएन होगा, यानी वीपीएन वहाँ पे मल्टीपल वीपीएन्स बनेंगे। तो वहाँ पर जो वीपीएन्स बनेंगे एसडी वैन में, इस वीपीएन को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाएगा, जिसको कहा जाएगा कि ये सर्विस वीपीएन है। यहाँ हम उसको वीआरएफ बोल रहे हैं। तो एमपीएलएस में कस्टमर की नेटवर्क वीआरएफ में जाया करती थी, और यहाँ पर ये जो आईएसपी था उसके अंदर बीजीपी चलता था पीई राउटर के ऊपर, और जो टनल फॉर्म्ड होती थी वो टनल यहाँ इसके लूप बैक से इसके लूप बैक में यहाँ पे एक टनल बना करती थी, जिसको कि वीपीएन वी4 हम टनल बोला करते थे। इन नेटवर्क्स को हम आईएसपी के पास भेज दिया करते थे, या आईएसपी यहाँ से स्टैटिक राउट डालकर अपनी राउटिंग टेबल में वीआरएफ टेबल में इस प्राइवेट एनआईडी की एंट्री कर लिया करता था, और वो फिर इसको बीजीपी के अंदर रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया करता था। फिर और रूल होते थे, एडवांस में जाएंगे, कि वो उसके ऊपर एक आरडी लगाया करता था, राउट टारगेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया करता था। हमारा उसका डिस्कशन का मकसद नहीं है। हमारे डिस्कशन का मकसद ये है कि जब ये नेटवर्क यहाँ इसने रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया आईएसपी ने, तो ये आईएसपी को हम एक, तो ये जो आईएसपी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कनेक्टिविटी एंड टू एंड, तो ये जो एंड टू एंड कनेक्टिविटी है ये एमपीएलएस में पब्लिक नहीं होती थी, ये एमपीएलएस में प्राइवेट होती थी, याद रहे। पब्लिक यहाँ पर होगी। ये जो पीयर टू पीयर मॉडल था इसमें ये प्राइवेट आईपी एड्रेस होता था। क्योंकि जो एमपीएलएस है उस एमपीएलएस को हम प्राइवेट वैन कहा करते थे कि ये प्राइवेट वैन है। तो आईएसपी क्या करता था, लेयर 3, चूंकि लेयर 3 वीपीएन होता था एमपीएलएस, तो उसमें वो यहाँ पर भी आपको प्राइवेट एनआईडी दिया करता था आईएसपी। यहाँ से यहाँ तक की जो कनेक्टिविटी है ये हमें जो वेंडर है ये लिंक की कनेक्टिविटी भी आईएसपी के अंडर में थी, और ये यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट हो जाए इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी इसके पास थी। और हमारी जो नेटवर्क आईडी थी जब हम आईएसपी के पास भेज दिया करते थे तो हम उसको बताया करते थे कि भाई हमारी नेटवर्क को रूट आप किस तरीके से करेंगे, बिकॉज वी हैव दी लॉट्स ऑफ ब्रांचेस। एक ब्रांच हमारे पास ये मौजूद है
एक ब्रांच हमारे पास ये मौजूद है, एक ब्रांच ये मौजूद है, एक ब्रांच ये मौजूद है, मल्टीपल ब्रांच हमारे पास मौजूद है, ब्रांच 2 है, ब्रांच 3 है, ब्रांच 4 है। तो आईएसपी उसको राउट टारगेट एक्सपोर्ट करता था यहाँ से, वो प्रीफिक्स इससे निकलती थी, या आने के बाद उसको यहाँ पर इंपोर्ट करना है, या यहाँ इंपोर्ट करना है, यहाँ इंपोर्ट करना है। तो ये दोनों ही वर्क, कनेक्टिविटी का और राउटिंग का, अगर कोई यहाँ से कोई पीसी इस पीसी से पिंग नहीं हो रहा है, तो लैन के साइट में तो हमने टेस्ट कर लिया कि इसकी कनेक्टिविटी यहाँ तक है और इसकी कनेक्टिविटी यहाँ तक है, बट ये वीपीएन के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसकी प्रीफिक्स मेरी राउटिंग टेबल में नहीं आ रही है, या मेरी प्रीफिक्स यहाँ पर नहीं जा पा रही है। तो इसके लिए हम आईएसपी को ही कॉल किया करते थे, आईएसपी उसके लिए हमारे से सर्विस चार्ज लिया करता था, और दोनों काम आईएसपी किया करता था। ये ओवरले मॉडल था। इन केस सॉरी पीयर टू पीयर मॉडल था। इन केस ऑफ दी ओवरले मॉडल के अंदर केवल एक काम आईएसपी देखता है, आईएसपी इज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिविटी, रेस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिविटी, केवल वो कनेक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आईएसपी प्राइवेट एनआईडी का कोई भी इशू है उसको रिजॉल्व नहीं करता, यानी आईएसपी will not participate in customers routing issues। कस्टमर की जो राउटिंग इश्यूज है उससे कोई लेना देना नहीं है। इसके जो एग्जाम्पल होते थे, बहुत सारे एग्जाम्पल होते थे। 2005 में अगर किसी ने पढ़ा हो तो इसका जो एग्जाम्पल होता था, फ्रेमले किसी ने पढ़ा है आप में से? जी भाई, फ्रेमले किसी ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा था सम आइडिया, बट काफी टाइम हो गया। हाँ, तो फ्रेमले के अंदर जो आपके पास फिजिकल टोपोलॉजी और जो लॉजिकल टोपोलॉजी होती थी, वो सारी की सारी चीज़ें SD-WAN में एग्जिस्ट करती हैं। तो उसको मैं भी समझाता हूँ। फ्रेमले होता था, फिर जीआरई, जीआरई के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स थी, तो उसको DMVPN की तरफ मूव किया गया। और DMVPN भी बहुत चल रहा है, क्योंकि आपके ऑफिस में नहीं चल रहा तो आपको लगता है कि नहीं चल रहा है। जितना भी ये एयरपोर्ट अथॉरिटी है, एयरपोर्ट जो अथॉरिटी है, इसमें जितनी भी एयरलाइंस हैं, इसको SITA, सीता नाम की ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करती है। उसने पूरा DMVPN अप्लाई कर रखा है। गल्फ कंट्री के अंदर अच्छे लेवल में अभी भी DMVPN और MPLS चल रहा है। वहाँ पे SD-WAN इतना नहीं है। गल्फ कंट्री में SD-WAन कम है, DMVPN और जो आपके पास MPLS है वो काफ़ी चल रहा है। मिस्टर लूक ने अपनी किताब में केवल यहीं तक ही लिखा, इससे पहले उसने X.25 का भी जिक्र किया। लेकिन DMVPN जिस टाइम किताब लिखी गई उस टाइम पे SD-WAN नहीं आया। SD-WAN भी इसी का पार्ट है। किसका? ओवरले मॉडल का। तो ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, फिर SD-WAN से उसका कंपैरिजन करते रहते हैं। फ्रेम रिले की तरफ चलते हैं। फ्रेम रिले के अंदर एक क्लाउड होता था, फ्रेम रिले स्विच होता था, या यहाँ पे क्लाउड होता था फ्रेम रिले का, और हम मल्टीपल अपने डिवाइसेस जो कि नेटवर्क डिवाइस थी फ्रेम रिले क्लाउड से लिंक करते थे। इसको मान लीजिए ये हेडक्वार्टर है, ये फॉर एग्जांपल ब्रांच 1 है और ये ब्रांच 2 है। आज की डेट में भी आप जिन लोगों ने फायरवॉल पढ़ा है, जिन लोगों ने और कुछ टेक्नोलॉजी पढ़ी है, सब ये देखते हैं कि इंडस्ट्री में आज की डेट में भी हब एंड स्पोक टोपोलॉजी एग्जिस्ट करती है। कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता है। हब एंड स्पोक टोपोलॉजी एग्जिस्ट करती है। तो ये हब एंड स्पोक टोपोलॉजी जो दैन है वो इसकी नहीं है जो आप आज की डेट में टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो। ये फ्रेम रिले से शुरुआत की गई थी। पहले तो अगर आपको याद हो तो केवल साइट
पॉइंट टू पॉइंट ही आपके पास होता था कनेक्टिविटी, जो कि लीज लाइन पर होती थी, जो कि कॉस्टली पड़ती थी। उस कॉस्ट को हटाने के लिए, चूंकि वो डेडिकेटेड आपके लिए एक लिंक होता था लीज लाइन, और अकॉर्डिंग टू दी मिस्टर लूक, वर्ल्ड फर्स्ट वीपीएन जो था वो लीज लाइन ही था। उनकी किताब अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है वर्ल्ड फर्स्ट वीपीएन जो था वो लीज लाइन ही था, क्योंकि वीपीएन के थ्रू हम किसी दूसरे का इंटरफियर नहीं रखते, हम अपनी नेटवर्क को अपनी मर्जी से कहीं पर भेजते हैं। तो हेडक्वार्टर में यहाँ पर ये प्राइवेट एनआईडी हो गई, ये ब्रांच हो गए। इन केस ऑफ द फ्रेम रिले, ये जो लिंक होता था इस पर आईपी नहीं होते थे, ये नॉन आईपी होते थे, ये नॉन आईपी होते थे। हम अपने वैन इंटरफेस के ऊपर यहां पर क्या डालते थे, प्राइवेट, जिन लोगों ने पढ़ा हो ध्यान से, प्राइवेट आईपीज पढ़ते थे यहाँ पे। यानी फ्रेम रिले के अंदर आईपी की कॉस्ट नहीं थी, फ्रेम रिले के अंदर आईपी की कॉस्ट नहीं थी अपने हेडक्वार्टर और इसको एक्सेस करने के लिए, जब तक कि आपको इंटरनेट पे ना जाना हो। इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू द इंटरनेट तो फिर पब्लिक आईपी की ज़रूरत ही आपको नहीं है। तो यहाँ पर वो जो कॉन्सेप्ट यूज़ करता था इन केस ऑफ द फ्रेम रिले, वो वर्चुअल कनेक्शन बनाता था, और वर्चुअल कनेक्शन डिपेंड करते थे किसके ऊपर, डीएलसीआई के ऊपर, डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर। ये आपको वर्चुअल सर्किट प्रोवाइड किया करता था। तो फिजिकल टोपोलॉजी तो ऐसे होती थी फ्रेम रिले में। जो लॉजिकल टोपोलॉजी होती थी, लॉजिकल टोपोलॉजीज 3 तरह की होती थी। एक हब एंड स्पोक, दूसरा पार्शियल मैश, तीसरा फुल मैश। आईएसपी जो चार्ज हमसे करता था वो चार्ज करता था किसके रेस्पेक्ट में, वर्चुअल कनेक्शन के रेस्पेक्ट में। हमने कहा कि हमें हब एंड स्पोक टोपोलॉजी चाहिए, तो वो इस तरीके से ये वर्चुअल सर्किट हमें बना के देता था। वो हमें डेल सी आई प्रोवाइड करता था। लेट से ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। इफ़ यू वांट टू गो टू दी R2 तो आप इस राउटर पे मैप करोगे किसको, 102, और अगर आपने यहाँ जाना हो तो आप मैप करेंगे 103। अगर 1 जो है इस हब पे जाना चाहता है तो ये लेट से 201 मैप करेगा, ये 301 मैप करेगा। और इसका जैसे हम आईपी राउट डालते हैं, आईपी राउट, डेस्टिनेशन, एनआईडी, मास्क एंड नेक्स्ट हॉप, ऐसे ही हम डालते थे कि भाई इनपुट डेल सी आई ये होगा, इनपुट इंटरफेस ये होगा, आउटपुट डेल सी आई ये होगा, आउटपुट इंटरफेस ये होगा। और यहाँ पर ये आईएसपी अपनी अंदर इंटरनल राउटिंग किया करता था। हम मैप किया करते थे कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल 192.168.1.1 है, ये 2 है, .3 है, तो मुझे अगर 192.168.1 पे जाना है तो मैं मैप किया करता था कि यहाँ जाने के लिए इस नंबर से मैप कर दो, और यहाँ आने के लिए इस नंबर पे मैप कर दो। तो इस तरीके से हम मैपिंग किया करते थे। और आईएसपी का जो ये राउटर था, जो वेंडर होता था, इसके ऊपर हमारी कोई भी एनआईडी नहीं होती थी। अगर आईएसपी के पास, वेंडर के पास हमारी कोई भी एनआईडी नहीं है प्राइवेट, और हमारा ट्रैफिक थ्रू दी आईएसपी, वेंडर या ट्रांसपोर्ट के थ्रू रूट हो रहा है, तो इसका मतलब वो ओवरले नेटवर्क आपके पास है। ओवरले नेटवर्क के अंदर केवल कनेक्टिविटी की बात की जा रही है। तो ये कनेक्टिविटी जो थी वो नॉन आईपी कनेक्टिविटी थी। तो ये कनेक्टिविटी आपने, जिन लोगों ने एमपीएलएस पढ़ा है और एडवांस एमपीएलएस पढ़ा है, किसी ने एटॉम पढ़ा है, किसी ने भाई एटॉम पढ़ा है किसी ने? नो सर। एटॉम के अंदर यही टर्मिनोलॉजी यूज की जाती थी, एनी ट्रांसपोर्ट ओवर एमपीएलएस। ये भी बहुत चला। इसके अंदर नॉन आईपी लिंक था और ये प्राइवेट एनआईडी को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज दिया करता था। इसके अंदर सूडो वायर वगैरह बनते थे। तो समझाना ये था कि ये जो टोपोलॉजीज हैं जो SD1 में आप पढ़ रहे हैं, इट्स नॉट न्यू, ये सारी ओल्ड हैं। यहाँ पर फ्रेम रिले में ध्यान से सुने, फ्रेम रिले में ये फिजिकल टोपोलॉजी थी जो मैंने ब्लू कलर से मेंशन की, ये फिजिकल टोपोलॉजी थी।
लॉजिकल टोपोलॉजी के लिए आपको एक्स्ट्रा इफर्ट करना पड़ता था कि हम किस तरीके से बनाएं, हम उसको फुल मैश बनाएं, पार्शियल बनाएं या वो बनाएं। तो फुल मैश अगर बनाना है तो ये अगर ये 4 नोड्स अगर आपके पास हो गए तो ये हर एक की हर एक से कनेक्टिविटी ये फुल मैश हो गई। इसमें से अगर कोई भी एक बार वायर निकल गया तो ये पार्शियल मैश हो गई। और अगर ये सिर्फ ऐसे ही रह गई आपके पास तो ये हब एंड स्पोक हो गई। तो इसके लिए हम आईएसपी को पेमेंट करते थे और वो हमें बना के दिया करता था। बट इन केस ऑफ दी एस डी वैन, जहाँ जहाँ पर मैं एस डी वैन बोलता जा रहा हूँ वो भी याद रखें। एस डी वैन के अंदर बाई डिफॉल्ट, एस डी वैन के अंदर बाई डिफॉल्ट फुल मैश होती है। एस डी वैन जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो बाई डिफॉल्ट फुल मैश बनता है। यहाँ पर बनाना पड़ता था, वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फुल मैश ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्ड हो जाता है, हमें करना नहीं पड़ता उसके लिए अलग से। तो फ्रेम रिले के अंदर जो ये टोपोलॉजी थी, हम वहाँ पर दोनों तरह की फुल मैश पे भी हम काम करेंगे एस डी वैन के अंदर, हम पार्शियल मैश पे भी काम करेंगे, हम डिस्पोक भी पे भी काम करेंगे। एस डी वैन में जो बेसिकली ये जो कहा जा रहा है कि हम फुल मैश बनाएं, बनता है हब एंड स्पोक बनता है, ये बात की जा रही है विद रेस्पेक्ट टू दी किसके, ये कंट्रोल प्लेन के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है या डेटा प्लेन के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है? कोई बताएगा भाई, किसी ने एनपी पढ़ रखा है तो? हम जो कह रहे हैं कि ये फुल मैश हम बनाएंगे और हब एंड स्पोक बनाएंगे, तो ये विद रेस्पेक्ट टू द डेटा प्लेन है या कंट्रोल प्लेन है? कंट्रोल प्लेन। जी भाई, कंट्रोल प्लेन की बात की जा रही है कि डेटा प्लेन की बात की जा रही है? हम ऑडिबल सर? कंट्रोल प्लेन। ऑडिएबल है। ये ए बी सी 3 मशीनें हैं, ए बी सी, वी हैव दी 3 मशीन। तो हम चाहते हैं कि हर एक साइट एक दूसरे से कम्युनिकेट करे, तो ये फुल में ये डेटा प्लेन की बात है या कंट्रोल प्लेन की बात है? सर चल, ये तो कंट्रोल प्लेन की बात है ना। नहीं, ये डेटा प्लेन की बात है। कनेक्टिविटी तो कंट्रोल प्लेन के थ्रू। कनेक्टिविटी भाई कंट्रोल प्लेन के थ्रू नहीं होती है। कंट्रोल प्लेन के थ्रू तो ये होता है कि भाई घर पे दावतें आ जाना, अपडेट होता है, ठीक है ना। अब जाओगे नहीं, 3 जगह से इनविटेशन आया, सबके यहाँ शादी है, ट्रायंगल में सब एक दूसरे को जानते हैं। डेटा ट्रैफिक जब जाएगा तो डेटा ट्रैफिक के थ्रू बनता है कि आपने एसीएल भी पढ़ा है, अगर आपको याद होगा तो आपने रूट फिल्टरिंग भी पढ़ा है। एसीएल जब बनाते हैं और रूट फिल्टरिंग जो बनाते हैं, अगर एसीएल की बात करें और राउट फिल्टरिंग की बात करें, कौन सा कंट्रोल प्लेन है, कौन सा डेटा प्लेन है? हाँ जी, चलो इसके बारे में भी थोड़ी देर में डिस्कशन करते हैं, टॉपिक खत्म कर लें। एसीएल कौन से प्लेन में आएगी और राउट फिल्टरिंग कौन से में आएगी, क्योंकि ये सारे पार्ट हमने एस डी वन में जाके करने हैं। क्योंकि जब ये पॉलिसी लगानी है तो एस डी वन ने अलग से पॉलिसी बनाने के लिए अलग से कंट्रोल प्लेन रखा हुआ है कि डेटा पॉलिसी लगानी है तो डेटा पॉलिसी के टैब में जाना पड़ेगा, और कंट्रोल पॉलिसी लगानी है तो कंट्रोल में जाना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ अगर आपको ये पता नहीं होगा कि कौन सी पॉलिसी कौन से प्लेन में आएगी तो फिर आप लगा ही नहीं सकते, वो आपको टैब वहाँ पे मिलेगा ही नहीं। तो मैंने डिस्कशन किया फ्रेमले के बारे में। फ्रेमले के बाद लेयर 3 आया था जीआरई। जीआरई में आपको मालूम था कि जीआरई में यहाँ पर इसका नाम पी होता था, प्रोवाइडर एज, किनारे वाले राउटर का, और यहाँ पर ये सी हुआ करते थे, ये सी होता था। ये फॉर एग्जांपल अगर हेडक्वार्टर हो गया और हमारी एक ही ब्रांच है, तो जीआरई के केस में हेडक्वार्टर हो या ब्रांच हो, दोनों साइट पर ज़रूरी था पब्लिक स्टैटिक आईपी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये फिजिकल कनेक्टिविटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी, और ये फॉर एग्जांपल जो वेंडर है, ये फॉर एग्जांपल अगर एयरटेल हो, ये फॉर एग्जांपल बीटी हो, तो ये कैसे बीच में कनेक्टेड हैं, बीजीपी प्रोटोकॉल लग रहा होगा, आपस में कुछ भी चल रहा होगा। यहाँ से यहाँ तक की कनेक्टिविटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी इन आईएसपीज की।
कि यहाँ से ये पब्लिक आईपी और ये पब्लिक आईपी एड्रेस पिंग हो जाए। जीआरई के केस में कस्टमर अपनी टनल बनाया करता था, यहाँ पर वो टनल बनाता था, जीआरई मैनुअल टनल। ये जीआरई मैनुअल टनल बनती थी, ये जीआरई मैनुअल टनल बनती थी। इसके ऊपर जो आईपी एड्रेस होता था टनल के ऊपर, वो पब्लिक होता था कि प्राइवेट होता था? टनल का आईपी एड्रेस पब्लिक होता है कि प्राइवेट? प्राइवेट 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 आईपी, टनल का आईपी एड्रेस प्राइवेट आईपी होता है। क्या इस प्राइवेट आईपी की इंफॉर्मेशन इस राउटर के पास होती है राउटिंग टेबल में, आईएसपी के राउटर में? नो। नो। और इनके और ना ही मेरी इसकी, ये जो प्राइवेट NID 1 है और ये प्राइवेट NID 2 है, ना ही इस लैन की नेटवर्क की उसके पास होती है। जब ट्रैफिक यहाँ से यहाँ जाना होता है तो यहाँ पर इस टनल की कनेक्टिविटी को अप लाने के लिए 3 चीज़ें मैंडेटरी हुआ करती थी। क्या? एक, टनल का Recording in progress. एक टनल का आईपी एड्रेस, दूसरा टनल का सोर्स, थर्ड टनल का डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। तो टनल के सोर्स में हम क्या दे सकते थे? 2 चीज़ें दे सकते हैं टनल के सोर्स में। हम आईपी भी दे सकते हैं और इंटरफेस भी दे सकते हैं। तो जो टनल का सोर्स है और टनल का डेस्टिनेशन है वो रीचेबल होना चाहिए इस कनेक्टिविटी के अप आने के लिए, राइट? जब तक वो अप नहीं होगा, कनेक्टिविटी नहीं है, तब तक ये अप नहीं हो सकता। उसके बाद हम यहाँ पे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स लगा दिया करते थे। हमारी जो एनआईडी थी, ये एनआईडी इसके थ्रू हमारे पास आ जाया करता था अपडेट, और हमारा ट्रैफिक इसी टनल के थ्रू यहाँ पे जाया करता था। तो जीआरई में ड्रॉबैक ये थी कि अगर आप नंबर ऑफ ब्रांच को इंक्रीज करना चाहते हैं तो ये आपके पास कॉस्ट इंक्रीज कर दिया करता था। किसकी? पब्लिक आईपी एड्रेस की। एक तो ड्रॉबैक इसके पास ये थी। दूसरा ड्रॉबैक ये थी कि जितने भी ब्रांच आप ओपन करना चाहेंगे उतनी कॉन्फ़िगरेशन आपको ब्रांच पर तो करनी है, वो तो ज़रूरी है, लेकिन हेडक्वार्टर के ऊपर हर एक ब्रांच के लिए अगर आपने 2 ब्रांच 3 ब्रांच खोली तो तीनों के लिए आपने इंडिविजुअल कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अगर 100 ब्रांच खोली तो यहाँ पे 100 टाइम्स कॉन्फ़िगर करनी है। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन लोड बढ़ जाता था, यहाँ पे कॉन्फ़िग का लोड बढ़ जाया करता था इन केस ऑफ दी जीआरई के अंदर, और कॉस्ट इंक्रीज हो जाती थी। तो इस ये एक बड़े सिनारियो के अंदर लार्ज एनवायरनमेंट में फिजिबल नहीं था। तो फिर ये कॉन्सेप्ट लाया गया डीएमवीपीएन का। अब डीएमवीपीएन से बहुत ही मैच करता है हमारा SD-WAN। डीएमवीपीएन से बहुत मैच करता है SD-WAN। स्लाइड में जरा खाली कर लूँ स्लाइड। डीएमवीपीएन के केस में हमारे पास ये बीच में कोई ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट से हेडक्वार्टर भी कनेक्टेड है और ट्रांसपोर्ट से ब्रांच भी कनेक्टेड है। ये प्राइवेट एनआईडी है, ब्रांच के ऊपर भी यहाँ पर प्राइवेट एनआईडी है।
डीएमवीपीएन ने कॉस्ट की कटिंग के लिए कहा कि हेडक्वार्टर के इंटरफेस के ऊपर यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक आईपी होगा, लेकिन जितनी भी ब्रांचेस हैं उन ब्रांचेस के ऊपर यहाँ पर जो आईपी एड्रेस होगा वो डायनेमिक पब्लिक आईपी होगा। तो डायनेमिक पब्लिक आईपी एड्रेस का मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी ये डिवाइस का लिंक डाउन होने के बाद अप होगा, ये डाउन होने के बाद अगर अप होता है तो इसको आईपी एड्रेस बदल जाएगा। तो किस केस में बदलेगा? जब मेरी ब्रांच क्या होगी, डीएससीपी क्लाइंट होगी, जी सर। डीएससीपी क्लाइंट होगी। तो इसका मतलब आईएसपी के साइड में जो ये रूटर्स लगे होंगे, एक लगा हो उससे सब इंटरफेसिंग कर दी गई हो, या मल्टीपल डिवाइस लगी हो, ये डीएचसीपी क्या होगा, सर्वर होगा। अब प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि अगर हम यहाँ पर टनल बनाते हैं, चूंकि जीआरई के अंदर टनल बनती थी, यहाँ पे भी टनल बनेगी। तो टनल का फॉर एग्जांपल अगर हम ये आईपी एड्रेस रख देखते हैं, ये प्राइवेट एनआईपी हो गया, ये 172 का .2.3.4 हो गया। तो टनल के लिए ज़रूरी है कि टनल का एक आईपी है, लेट्स से आईपी एड्रेस दे दिया गया हर एक जगह। टनल का एक सोर्स होना चाहिए। तो हब के ऊपर अगर हम बात करें तो टनल का सोर्स आप ये फॉर एग्जांपल 12.1.1.1 भी दे सकते हैं, और इसकी जगह पर अगर ये इंटरफेस है तो ये इंटरफेस भी गिग 0/0 दिया जा सकता है। लेकिन टनल का डेस्टिनेशन का आप क्या करेंगे? टनल का डेस्टिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पे? जी भाई, क्योंकि वो तो चेंज हो रहा है। अगर मान लें आप फोन करके पता भी कर लें अपनी ब्रांच में कुलीग से, भाई क्या आईपी एड्रेस मिला है, जरा शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ में बता दो, तो उसने बता दिया, चलो आपने डाल दिया। लेकिन अगर ये लिंक डाउन हो गया तो रात में जिस वक्त वो सो रहा था, आपका दोस्त छुट्टी थी ऑफिस की, नया साल आ रहा है, फिर फिर कैसे पता लगेगा? कोई फोन ही उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो इस हब को, हेडक्वार्टर को, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस क्या दिया जाए, इसको तो पता ही नहीं है। जबकि इन केस ऑफ दी ब्रांच के साइड की अगर हम बात करें तो हर एक ब्रांच को सारी इंफॉर्मेशन है, उसके पास इंटरफेस टनल है, उसके पास टनल का आईपी एड्रेस है, उसके पास टनल का, आप ये कह सकते हैं भाई वो आईपी एड्रेस या इंटरफेस का अगर वो रख भी दे तो डाउन हो जाएगा, तो क्या करेंगे? तो उसका सॉल्यूशन ये कि टनल सोर्स के अंदर आप इंटरफेस रख दो, उसका बात ही खत्म हो गई। तो आपने सॉल्यूशन कर लिया। और टनल डेस्टिनेशन में आपके पास डेस्टिनेशन तो फिक्स्ड है, इसके तो पैरामीटर पूरे हो गए, लेकिन भाई इसके पैरामीटर तो पूरे नहीं हो रहे, तो फिर क्या किया जाए? तो डीएमवीपीएन ने एक नया प्रोटोकॉल लॉन्च किया जिसका नाम था एनएचआरपी। नेक्स्ट हॉप रेजोल्यूशन। Next up, yes, protocol. अब इसका रिलेशन या तो नहीं कहेंगे एसडी-वैन में, बट जैसे यहाँ पर काम हो रहा है वैसे ही 100% एसडी-वैन में भी काम होगा। तो एनएचआरपी को इनेबल्ड किया जाएगा। तो एनएचआरपी को इनेबल्ड करने के लिए इंटरफेस पे कमांड डाला जाता था IPNHRP नेटवर्क। नेटवर्क जो होती है 2^32 तक जाती है, एक लॉजिकल ग्रुप बन जाता है। तो अगर हमने सब पे IPNHRP इनेबल्ड कर दिया तो ये सब एनएचआरपी यानी डीएमवीपीएन के क्लाउड के अंदर आ गए। तो इस पे जब हमने इनेबल्ड कर दिया और ये कॉन्फ़िगरेशन डाल दी, और यहाँ इसी टनल के ऊपर ये कमांड पड़ेगा IPNHRP नेटवर्क, और यहाँ पर इन टनलों पे ये कमांड पड़ेगा, और इसको हम ये बता के रखेंगे तुम्हारा कौन है एनएचआरपी सर्वर। तो एनएचआरपी केस में ये एनएचआरपी ये सर्वर बनता है, और ये जितने हैं ये एनएचआरपी क्लाइंट बनते हैं, एनएचआरपी
क्लाइंट बनते हैं। जैसे वहाँ पे VH डिवाइस बनती हैं और कंट्रोलर बनते हैं। वहाँ पे क्या बनते हैं? कंट्रोलर्स। एक तरफ कंट्रोलर्स होंगे, एक तरफ VH डिवाइसेस होंगी, WAN एज डिवाइसेस होंगी, CH डिवाइस होंगी। तो यहाँ पर जब कभी भी कोई भी डिवाइस का लिंक डाउन होने के बाद अप होकर आएगा, या फर्स्ट टाइम यू विल कॉन्फ़िगर और आप अप्लाई करेंगे IP/NHRP नेटवर्क, और यहाँ करेंगे आप IP/NHRP NHS। तुम्हारा जो सर्वर है वो कौन है? वो 172.16.1.1 है, ये है। लेकिन यहाँ पहुंचोगे कैसे? तो जैसे फ्रेम रिले में मैप किया करते थे, फ्रेम रिले नेटवर्क कौन सा था? BMA या NBMA? फ्रेम रिले BMA नेटवर्क था कि NBMA नेटवर्क था? NBA, non-broadcast multi access. नॉन ब्रॉडकास्ट। DMVPN भी NBMA है, SD-WAN भी NVMA है। तो NVMA नेटवर्क था, तो उसके अंदर मैपिंग किया करते थे कि तुम्हें अगर यहाँ जाना हो IP/NHRP के बाद उसका प्राइवेट IP एड्रेस और उसका पब्लिक IP एड्रेस। तो जैसे ही ये डिवाइस ऑन होकर आएगी, ये क्या करेगी? ये रिक्वेस्ट भेजेगी किसके पास? NHRP सर्वर के पास, जिसको कहा जाता है NHRP रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट। रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट। मैंने DMVPN के अलग से तकरीबन 31-32 घंटे के वीडियोस बना रखे, जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो काट करके पढ़ सकते हैं। वर्जन 4 है, वर्जन आप फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 है, वर्जन 4 पे है, 6 पे है, फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 है। जैसे आप यहाँ पे जो पढ़ते हैं हब एंड स्पोक के ऊपर, जिन्होंने FortiGate किया है, जिन्होंने और किया है SD-WAN किया है, कि भाई पहला पैकेट हब के ऊपर जाएगा, फिर वो डायरेक्टली चला जाएगा, दैट इज़ नोन एज ये शॉर्टकट हैं। SD-WAN के अंदर FortiGate में भी होता है और SD-WAN वेप्टाला के अंदर भी होता है। वेप्टाला में उसका नाम होता है डायनेमिक ऑन डिमांड टनल, जो हम पढ़ेंगे, और वहाँ पे वो शॉर्टकट का फंडामेंटल होता है। तो यहाँ पर पहली रिक्वेस्ट यहाँ पर आएगी। सर वो DNVPN का जो वीडियो आपने बोला 30 घंटे का बनाया है, हम्म। तो वो इसके साथ फ्री देंगे कि उसके लिए अलग से चार्ज होगा? नहीं, अगर मैंने फ्री में पढ़ लिया होता, मुझे मेहनत ना लगी होती 8-9 महीने की, तो फिर मैं फ्री में दे देता। मतलब इसके साथ मतलब एड ऑन नहीं है? नहीं, ऐड ऑन क्या है ज़िंदगी में? कौन सा ऐड ऑन है? ज़िंदगी का अपनी आपकी अपनी बॉडी का एक हिस्सा अलग से काम करता है कोई? नहीं करता ना। हाँ जी, सबकी मलहम पट्टी करनी पड़ती है तबीयत खराब होने की। ऐसा नहीं होता आंख में दर्द हो रहा हो तो सर में तेल लगा लो, ठीक हो जाएगा। हैं जी? ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी भाई, कुछ लोग तो 1 घंटे में DMVPN पढ़ा देते हैं। मैंने अगर 31 घंटे की वीडियो बनाई तो शायद अच्छा खासा पढ़ा होगा। है तो जैसे डुअल हब के कॉन्सेप्ट आज की डेट में होते हैं, ऐसी डुअल हब का कॉन्सेप्ट FortiGate के अंदर भी होता है। तो वो कोई नई चीज़ नहीं बनाई है, DMVPN से ही जनरेट होके आई हैं सारी चीज़ें। सबने अपने अपनी लाइटें अलग लगा दी हैं बस, हैं जी, गियर स्टीयरिंग अलग कर दिए हैं। तो यहाँ पे ये अपने आप को NHRP क्या करेगा? रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट भेजेगा और उसमें ये इन्फॉर्मेशन देगा कि भाई मेरा जो टनल का IP एड्रेस है वो तो 172.16 और 1.1.2 है, लेकिन मेरा जो अभी करंट लेटेस्ट जो पब्लिक डायनेमिक स्टैटिक IP एड्रेस मिला है वो ये है। तो प्लीज रजिस्टर्ड मी, मुझे रजिस्टर्ड कर लो। ये क्या करेगा? उसको थैंक यू बोलेगा, NHRP। ये आपके पास रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट होगा, ये रजिस्ट्रेशन आपके पास उसको रिप्लाई कर देगा, और हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि इसने शो DMVPN के ऊपर या शो IPNHRP के अंदर हमें दिखाई दे जाएगा कि मेरा जो टनल का IP एड्रेस है वो 172.1.1 है और 172.1.2 है, यानी इसने बताया होगा। और इसने ये बताया होगा मेरा जो 23.112 है ये NBMA का एड्रेस है, जो पब्लिक IP मुझे बनाया है। तो यहाँ से इसकी टनलें बनेंगी स्टैटिक, और ये बना रहा है डायनेमिक लर्निंग के थ्रू, ये बना रहा है डायनेमिक लर्निंग के थ्रू।
तो ये सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा जब कभी भी एसडी वैन की कोई नई डिवाइस ऑन होकर आएगी। डाउन होने के बाद ये फर्स्ट टाइम आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो वो अपने आप को रजिस्टर्ड करती है एक कंट्रोलर के ऊपर, और उस कंट्रोलर का नाम होता है ये जो आपके सामने है, जिसको वी बॉन्ड कहा जाता है। ये वी बॉन्ड कहा जाता है। हर एक डिवाइस जो भी फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर्ड होगी SD-WAN में या लिंक डाउन होने के बाद अप होगा, ये अपने आप को यहाँ रजिस्टर्ड करेगा अपनी इंफॉर्मेशन को। जितना भी ट्रेडिशनल राउटिंग पड़ा, कोई मुझे ये बताएगा, आप लोगों में से किसी को 5 साल का एक्सपीरियंस होगा, किसी को 10 का होगा, 15 का होगा, कि किसी डिवाइस को आपने ट्रेडिशनली अप लाने के लिए उसको रजिस्टर्ड किया, फंक्शनल करने के लिए रजिस्टर्ड किया। आप रजिस्टर्ड उसके लिए तो करते हो कि वीपीएन के लिए, लाइसेंस के लिए, हैं जी, अपडेशन के लिए, पैचेस के लिए। क्या आपने उस डिवाइस को लोकली काम करने के लिए, फंक्शनली लाने के लिए कभी रजिस्टर्ड किया डिवाइस को किसी को आज तक? नहीं सर। नहीं किया। SD-WAN ये कहता है कि नई डिवाइस जब भी आप लेके आएंगे, चाहे वो वर्चुअल इंस्टेंसेस के ऊपर हो या वो हार्डवेयर की शक्ल में हो, आप उसको इसके ऊपर रजिस्टर्ड करेंगे। तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी, उनके सीरियल्स होंगे, कीज़ होंगे, सर्टिफिकेशंस होंगे, ऑर्गेनाइजेशंस नेम होंगे, वी बॉन्ड के एड्रेस होंगे। तो पहले वो अपने आप को यहाँ रजिस्टर्ड करती है। जब ये रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन कर लेता है तो अब इसका काम ख़त्म हो जाता है। जैसे आप कॉलेज में कोई दाखिला लेते हैं तो एक फॉर्म साइट से डाउनलोड करेंगे, उसको जमा करेंगे, फीस जब बैंक वालों में जमा कर देंगे तो वहाँ पे एक रिसिप्ट वो दे देंगे, फिर वो रिसिप्ट आप कॉलेज में जाके जमा कर देंगे तो क्लास में बैठ सकते हैं। तो क्या अब आपको पूरे साल तक बैंक जाने की ज़रूरत है फीस जमा करने के बाद? नहीं सर। नहीं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब कॉलेज से आप निकाल दिए गए, निकल गए, अगले साल फिर दाखिला होना है दूसरी क्लास में या उसी क्लास में, तो फीस चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है। चाहिए। तो फिर आप फिर यहाँ जाओगे वेरीफाई सारे काम के लिए। हाँ जी। तो बाकी काम बाकी कंट्रोलर करेंगे। तो यहाँ पर सर जी, एक क्वेश्चन था, पूछ लूं? आप वो फरमाएं फरमाएं। जैसे कि आप ये एग्जांपल बता रहे हैं, तो जैसे कि वायरलेस इंफ्रा में हम जो अरूबा में हम एक मोबिलिटी मास्टर बनाते हैं और उससे फिर जितने कंट्रोलर हैं, एक्सेस पॉइंट हैं, उनको रजिस्टर्ड कराते हैं। हाँ जी। तो फर्स्ट टाइम में जब हम कराते हैं तो उसमें भी वो क्या कहते हैं, लाइसेंस ले जा करके फंक्शनल लाके मतलब सब कुछ कराना कराना पड़ता है वहां अच्छा। पे हाँ मेन मोबिलिटी मास्टर में, जो कि मेरा समझिए हब, एक तरह से हब होता है हाँ, उसमें, जो सेंट्रलाइज सेंटर। है, सेंट्रलाइज, हाँ मैं तो ट्रेडिशनल की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिशनल में कहीं नहीं होता। जहाँ सेंट्रलाइज बात करेंगे आज की डेट में, सेंट्रलाइज में सब में धीरे धीरे चल रहा है। जितने भी SD-WAN आ रहे हैं, ये आपके पास पैनोरमा पैनोरमा उसके अंदर आ रहा है, पोलो अल्टो के अंदर, तो उसमें सब में रजिस्ट्रेशन के बाद ही सारा काम होता है, जब जहाँ तो पे सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगरेशन हो गई। हाँ तो सेम 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 फंक्शनलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे भी SD-WAN में। जी जी, SD-WAN में भी हम क्या करेंगे, पहले उसको सेंट्रलाइज जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद फिर जाके काम होगा। उससे पहले काम फंक्शनल पे, वो डिवाइस ऑन बोर्ड ही नहीं आएंगी। ओके ओके, तो जितने भी लाइसेंस रिलेटेड वो सब सब इस पे अपडेट होंगे जी वी आप, मोड पे। हाँ, जो कंट्रोलर्स हैं, कंट्रोल का काम केवल ऑथेंटिकेटर का है। अभी तक हम 3 प्लेन पढ़ते थे जो आगे डिस्कशन करेंगे, मैनेजमेंट प्लेन था, कंट्रोल प्लेन था, डेटा प्लेन था। लेकिन SD-WAN ने एक और प्लेन का नाम दिया, ऑर्केस्ट्रेटर या ऑथेंटिकेटर प्लेन, कि पहले ऑथेंटिकेट करवाओ अपने आप को, फिर उसके बाद फिर बाकी प्लेन पे काम होगा। तो ये वी मोड हमारे इंफ्रा में रहेगा कि ये कहीं क्लाउड में, चाहे वेंडर के साइड ये रहेगा ये सब मल्टीपल चीजें हैं। आप इसको अपने यहाँ पर एक हार्डवेयर, एक ही सिंगल हार्डवेयर के ऊपर भी डिप्लॉय कर सकते हैं। आप अपने यहाँ पर 3 अलग अलग हार्डवेयर पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं। आप वर्ल्ड में जहाँ पर भी करना चाहें, कुछ हार्डवेयर पे, कुछ क्लाउड पे कर सकते हैं, बट दे मस्ट बी रीचेबल, एक दूसरे से टच में होने चाहिए। नहीं, मेरा मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि ये हम मतलब ये जो वी मोड है, ये हम मतलब क्लाइंट के इंफ्रा में रहेगा कि ये वेंडर के इंफ्रा में नहीं, रहेगा? क्लाइंट का ही सोल्यूशन है सारा का सारा, अच्छा अच्छा अच्छा। क्लाइंट के ही हाथ में है सारा का सारा। तो ये फिर ऑथेंटिकेट वेंडर साइड कैसे होगा? किसमें? अब वेंडर से तो ये आप ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी ले रहे हैं केवल।
आप जब यहाँ से लेके अपने घर जाते हैं, प्लेन में बैठ के जाते हैं, गाड़ी में बैठ के जाते हैं, तो हम उससे क्या मतलब है? गाड़ी वाले को पैसे देना है, बात खत्म हो गई, एक सीट ले ली हमने आने जाने के लिए, हम उससे क्या मतलब है? अगर आप सॉल्यूशन केवल सिस्को का ले रहे हैं तो सिस्को का आपके पास SD वैन चलेगा, उसका ले रहे हैं आपके पास 40 गेट का ले रहे हैं तो 40 गेट का चलेगा। किसी एक का सॉल्यूशन लेंगे ना अब आपके पास, ठीक है सर, ठीक है, ओके। जिसका पैकेज लेंगे उसी का काम करेगा ना SD वैन। हम्म। तो यहाँ पर मैंने बताया कि अपने आप को रजिस्टर्ड करती है, और यहाँ पर जिन लोगों ने SD1 पे इन्होंने जिस पे काम किया है DMVPN पे, ये टनल्स जो होती हैं वो आपके पास पहले बनती हैं, जाती हैं किसकी तरफ? इसकी तरफ। आ रही ये आपके पास सारी जो रिक्वेस्ट हैं ऐसे जाती हैं हब की तरफ, फिर वो ऐसे ट्रैफिक ऐसे रूट होता है, फिर वो रेजोल्यूशन इसमें ये तो दो रजिस्ट्रेशन और आपके पास ये रिक्वेस्ट हो गया। फिर वो अगर किसी प्राइवेट NID पे जाना होता है, फिर वो उसका रेजोल्यूशन होता है, रेजोल्यूशन का रिप्लाई होता है। तो पहले ट्रैफिक हमारे पास ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर हम इसको फेज 3 में कन्वर्ट करते हैं कि भाई मेरे पास मत आओ, यू हैव दी बेस्ट लिंक, डायरेक्टली लिंक तुम्हारे पास है। तो वो क्या करता है, ये टनल यहाँ से ये डायनेमिक टनल बनती हैं, ये स्टैटिक टनल बनती हैं, तो इस तरीके से ये फुल मैश वहाँ पे ही बनना शुरू हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है कि भाई पहले ट्रैफिक हब पे जाएगा, फिर उसके बाद जो है स्पोक्स के ऊपर आपके पास जाएगा, ताकि ये राउटिंग ओवरहेड इसके ऊपर इंक्रीज ना करे। तो वो फिर हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके पास इन केस ऑफ दी SD वैन में कहलाएगा डायनेमिक ऑन डिमांड टनल। ये 20.3 वर्जन के बाद आया है, उससे पहले वाले में 19 वाले में नहीं था। तो डायनेमिक ऑन डिमांड टनल के अंदर हम कॉन्फ़िगर करेंगे कि जैसे आपने किसी ने फ्रेम रिले पे अगर ध्यान दिया हो, तो फ्रेम रिले में के साथ में OSPF एक प्रोटोकॉल लगता था, और इस OSPF जब लगता था तो वहां पे एक स्टब नेटवर्क होता था। किसी को याद है स्टब नेटवर्क का क्या फंक्शन होता है? यस सर, स्टब नेटवर्क में क्या है कि वो एक सर सम एक्सटर्नल राउट्स नहीं शो करता है, हाँ सिर्फ एक डिफॉल्ट राउट आता है टुवर्ड्स। जी जी, तो उसके अंदर एक तो होता है स्टब और एक होता है टोटली स्टब। टोटली स्टब कर दें तो सब कुछ चला गया, केवल एक ही डिफॉल्ट राउट रह गया। और स्टब बनाया तो बाहर की नेटवर्क के लिए डिफॉल्ट है, लेकिन इंटरनल जो नेटवर्क हैं, यानी इंटर आपके पास इंट्रा OSPF और इंटर OSPF दूसरे एरिया की इंफॉर्मेशन आती है, और जब टोटल कर देते हैं तो सब एक ही डिफॉल्ट राउट रह जाता है। तो ऐसे ही जब DoD हम करते हैं, डायनेमिक ऑन डिमांड टनल, तो फिर मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती बाकी ब्रांच की स्पेसिफिक नेटवर्क लाने के लिए। मेरे पास एक ही डिफ़ॉल्ट राउट काफ़ी है, क्योंकि सबकी जो कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, इसके पास में एग्जिस्ट करती हैं। हम यहाँ पर जाते हैं और ये क्या करता है, इन इंफॉर्मेशन को हमें प्रोवाइड कर देता है कि ये इंफॉर्मेशन के जाने के लिए ये नेक्स्ट ऑफ IP एड्रेस है, तो अगली बार हम यहाँ पे चले जाते हैं। तो एक बड़ी सी लैब है जो हम यहाँ पे करेंगे। तो ये बताने का मकसद ये था कि ये सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट नाम से वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जितना भी हमने यहाँ पे देखा, चाहे आपने फ्रेम रिले देखा, चाहे आपने GRE का डिस्कशन किया, चाहे हमने MPLS का डिस्कशन किया, चाहे DMVPN का, क्या इसमें से कोई सिक्योर है? अगर मैं वायरक शार्क लगा दूं वेंडर के किसी एक राउटर पे, तो क्या मैं स्निफ कर सकता हूँ इन्फॉर्मेशन को कि नहीं, क्या जा रहा है ट्रैफिक? जी भाई, अगर मैं पैकेट कैप्चरिंग टूल लगा दूं ISP के प्रोवाइडर एज राउटर पे, तो क्या मैं देख सकता हूँ ट्रैफिक क्या जा रहा है इन सारे VPN के अंदर? कभी चेक किया यस, है? शायद देख सकते हैं सर, लेकिन DLVPN में जब हम इसकी वो जो L3 टनल इन्वॉल्व करते हैं, तब जाके वो क्या थी वायर शॉर्ट, नहीं 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 आ जाता है, सॉरी। सब आ जाता है, कोई नहीं नहीं नहीं, कोई सिक्योर नहीं है जब तक के आप IPsec नहीं लगा। जब तक के IPsec नहीं लगेगा तब तक सारे VPN अनसिक्योर्ड हैं। तो अब सबसे बड़ा टफ जो टास्क था ट्रेडिशनल राउटिंग में, वो ये एक बड़ी मुसीबत थी कि इसके अंदर साफ इसके कमांड बड़े उल्टे सीधे हैं। तो लोग डरते हैं कि भाई ये क्या क्रिप्टो आ गया, क्या ट्रांसफॉर्म सेट आ गया, क्या डैश और 3 डैश। तो उसमें बेसिकली हमने कुछ नहीं करना है, वो तो एल्गोरिथम है।
हम कोई क्रिप्टोग्राफी नहीं पढ़ रहे, हम कोई मैथमेटिशियन नहीं है, हमने तो सिर्फ उसको लगाना है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो फेज़ 1 बनता था, उसके अंदर फिर प्रीशेड कीज़ आती थी, उसके अंदर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस आते थे, उसके अंदर फिर इनक्रप्शन करना है, हैशिंग करनी है, डीफी-हेल्मन ग्रुप है, फिर इंटरेस्टेड लिस्ट बनती थी, एसीएल की मिरर लिस्ट बनती थी, फिर फेज़ 2 बनता था, फिर उसके अंदर फिर ईएसपी लगाना है, ईएच लगाना है, क्रिप्टो मैप बनता था, इंटरफेस पे अप्लाई होता था। तो वहाँ पे हर एक साइट के लिए हमने तकरीबन मेरे ख्याल से 10-15 कमांड लाइनें लिखी जा रही हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, फेज़ 1 से फेज़ 2 तक, इम्प्लीमेंटेशन तक। अब कोई पैरामीटर मिसमैच हो गया तो ट्रबल शूटिंग करना एक टफ टास्क हो जाया करता था। आपको सिस्को ने, SD-WAN ने इससे मुक्ति दे दी है। हम IPsec का एक डॉट भी नहीं लगाएंगे किसके अंदर, SD-WAN में। SD-WAN में IPsec बाई डिफॉल्ट लगा हुआ है, तो IPsec ना लगाना है ना ट्रबल शूट है। बात समझ में आई कुछ? यस सर। अब तो सर ये परफॉर्मेंस तो यूं ही इंक्रीज हो गई, बचा क्या? तो अब आप मुझे बताओ कि अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी अगर आती रहेंगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी, क्रिटिकलिटी एकदम खत्म हो गई। नहीं नहीं भाई, कुछ लोग कहते हैं जी सर आप गलत बोल रहे, बहुत सारी जॉब, भाई जॉब इसलिए है कि अभी 8 लोग ये क्लास में हैं। आप मुझे बताओ इन 8 लोगों में से किस बंदे को IPv6 आता है ढंग से? मैंने 1999 में पढ़ के रख लिया था, लोग पढ़ने आएंगे, स्टूडेंट पढ़ने आएंगे, बच्चे पढ़ने आएंगे। आज तक तो कोई पढ़ने नहीं आया। क्यों? जब तक सिस्को ये नहीं कहेगी CCNP विद IPv6, तब तक तो नहीं पढ़ोगे ना आप, क्योंकि टेंडेंसी है हमारी, हमने पढ़नी नहीं, हमारे पर लोड ही इतना हिंदुस्तान में रहते हो, कितना करे आदमी। नहीं सर, लेकिन अभी भी IPv6 का मतलब हम जहां तक हम लोग देख पा रहे हैं उतना IPv4 की तरह से पॉपुलैरिटी नहीं हो पाई है। भाई मसला ये है कि आपके और हिंदुस्तान में तो नहीं हो रही ना। हम आप हिंदुस्तान में ही तो काम कर रहे हैं सर। अजी आप, मसला ये है कि उसको आपके पास अगर आप जाकर देखेंगे तो क्या कोई डिवाइस है IoT की जिसपे IPv6 ना पड़ा हो? उठा कर देखें अपना फोन, 6 पड़ा है कि नहीं पड़ा इसके ऊपर। अब इन्होंने क्या कर दिया, धीरे धीरे जब इसमें देखा तो इन्होंने सब कुछ ऑटोमाइजेशन कर दिया है। अगर IPv6 में 99 में पढ़ के बैठ गया हूँ, ठीक है ना, और अच्छे डेप्थ में जाके पढ़ा मैंने, और मैं ENT के अंदर पढ़ा भी रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन लेवल तक, तो जितना 4 के अंदर है अगर वहां जाते हैं तो सब वो ऑटोमाइजेशन कर दिया उसने, धीरे 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 धीरे। तो वो अब आपके तो पास आधा IP एड्रेस आप डालते हो और आधा वो खुद बना के बैठ जाता है। तो आपके हर एक मोबाइल फोन में देखें 2008 से टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जो आपके पास कहलाता है, जो कि माइग्रेशन टेक्निक कहलाती हैं, 3 होती हैं। एक होता है डुअल स्टैक, एक होता है टनलिंग, एक होता है नेट पी डैश। तो डुअल स्टैकिंग 2008 से इनेबल्ड है। 2008 से जितनी डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल है नेटवर्क की, सब पे IP वर्जन 6 लगता है। और IP वर्जन 6 अगर 2 डिवाइस पे पड़ा है तो आपको पिंग करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली पिंग है, क्योंकि वर्जन 6 के अंदर ICMP6 डिस्कवरी ऑटोमेटिकली इनेबल्ड है। तो बहुत सारे काम ऑटोमेटिकली हो जा रहे हैं, तो पता नहीं लग रहा है। अब यहाँ पर नया बंदा आएगा SD-WAN करने के लिए, उसको IPsec का कुछ भी नहीं आता हो तो उसको मतलब ही नहीं ना IPsec क्या मुसीबत है। अब जिन लोगों ने ट्रेडिशनली, आप लोगों ने देखा तो देखा कितनी बड़ी मुसीबत होती थी IPsec कि साहब IPsec इसमें बनाओ और उसमें बनाओ, तो इसने तो एक IPsec, घंटे की 1-1.5 घंटे की ट्रबल शूटिंग होती थी सर। हाँ तो फोन पे फोन पे हाँ फोन पे प्री शेयर की शेयर करो, हाँ और फिर बैठ के टीम अलाइन करा करके, और वो चेक करो कहाँ कौन सा कॉम्बिनेशन गलत हो रहा है। हाँ। अब यहाँ पे कौन मैंने IPsec के अलग से बनाए थे, लोगों की डिमांड के वजह, वो नेट पे भी मैंने डाले नहीं है वीडियो, और नेट पे क्या मतलब, वो पेड ही आएंगे सारे मेरे। तो उसमें मैंने IPsec का जो बेसिकली जो होता है, जो 6-9 मैसेजेस हैं, उसमें से आपको जो नज़र आते हैं वो तो केवल 3-4 ही स्टार्टिंग के दिखाई देते हैं, और इस स्टार्टिंग के 1-2 ही दिखाई देते हैं, बाकी तो सारे के सारे चले जाते हैं उसके अंदर, क्या नाम है, इनक्रिप्टेड हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे जो मैसेज इन डेप्थ, यहाँ पे तकरीबन 19 वीडियो ही बने, और तकरीबन बनने हैं 10 और बनने, तो 29 वीडियो हो जाएंगे केवल IPsec के ऊपर, जीरो लेवल से लेके क्रिप्टोग्राफी से लेके और एक्सचेंज तक। तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं और देखते हैं
कि भाई इसके अंदर क्या क्या जा रहा है, क्या क्या नहीं जा रहा है, तो पहले दूसरे मैसेज के अंदर तो नजर आ जाता है कि वो पैरामीटर्स क्या जा रहे हैं। तीसरे चौथे के अंदर वो कीज जो हैं वो हो जाती हैं, क्या नाम है, एक्सचेंज हो जाती हैं, तो कीज को ही हम देख सकते हैं, बाकी तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। तो इसके अंदर अगर हम जाके देखते हैं तो ये सब मैंने कौन सा क्या बन रहा होगा, क्या नहीं बन रहा होगा, कैसे ये कैलकुलेट होंगी, कहाँ से फार्मूले लगेंगे, तो ये कीज जो जा रही होंगी वो कीज क्या जा रही होंगी, ये सारी की सारी मैंने इन वीडियोस के अंदर समझा रखा है, मेंशन कर रखा है। और जो 5 और 6 जाती हैं, 5 और 6 के अंदर तो आपको कुछ नजर ही नहीं आता है, उसके अंदर तो समझ नहीं आना सर मुश्किल हो जाता है। सर एक चीज पूछूं सर, हाँ बोलें। ये मैं पूछा सर कि अब इसका कुछ सिग्निफिकेंस है क्या सर? क्योंकि मैं देख रहा हूँ अब हाँ जितनी डिवाइसेस जो आ रही हैं हाँ वो उसमें वो क्या कहते हैं, बस वो आईपी से चेक कीजिए, बस चेक इनेबल कीजिए, इस तरह का मतलब जो आ रहा है। कंट्रोलर भी मैं देख रहा हूँ, वायरलेस में देख रहा हूँ, वायरलेस इंफ्रा में भी देख रहा हूँ, हाँ, वो सब इन चेक इनेबल यूआई में आ रही है, और बस वो इनेबल कीजिए, डिसेबल कीजिए। बस टिक ही और टिक करना है, ऑटोमेटिकली खुद होना है। और सिस्को इसमें जो पॉलो इस एसडी में तो टिक भी नहीं हाँ, करना है आपने, एसडी में बाई डिफॉल्ट टिक है। तो वही मैं कह रहा हूँ, इस पे मतलब है सिग्निफिकेंस है। अब भाई हम लोगों ने अपने ट्रबल शूट, अब आने वाले टाइम पे ट्रबल शूटिंग नथिंग, कुछ भी नहीं रहेगी आपके पास, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। अभी मुझे बताइए कि इसके अंदर ये जितनी चीजें चल रही हैं ये दिखाई नहीं देती जो मैंने लिखा है। तीसरे मैसेज में क्या गया, चौथे में क्या गया, ये अंदर ये फार्मूले चल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से जो शेयर्ड कीज बनाएगा वो इस तरीके से शेयर्ड की सारा का सारा बना रहा होगा, तो हमें तो कुछ नजर ही नहीं आता, हमें तो नजर आता है नहीं नहीं इनक्रिप्टेड डेटा। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, हाँ लेकिन आज से 8-9 साल पहले, 10 साल पहले जब हम लोगों ने पढ़ा था, हाँ तो हाँ इसमें हम लोगों ने मतलब 1.5-1.5 महीना, 2-2 महीना वो पूरा बीपीएन पढ़ा था, और हाँ। पढ़ा था, काम भी है, हम लोग ट्रबल शूटिंग भी आती थी जब सिस्को एसए में खोलते थे, करते थे, और राउटर पे करते थे, तो काम भी हमको मिलता था, हाँ देखते थे। हाँ लेकिन अब मैं पूछ रहा हूँ कि मैंने अभी कम से कम मतलब 22-23 सिस्को के 9800 को ऑनबोर्ड किया है, और वो सब जीयूआई से किया। और उसके बाद कोई प्रॉब्लम आने पे फॉरवर्ड टीम को अलाइन करा के कहीं पाथ वाथ में किया, तो वहां पे मैं देख रहा हूँ कि सारी पॉलिसी वो जीयूआई पे बना के चेक अनचेक कर रहा है। तो मैं ये बस इतना पूछना चाह रहा हूँ कि आईपी सेक जो ये है, अब इसका है सिग्निफिकेंस है भी मार्केट में? देखिए आईपी सेक तो काम कर रहा है, लेकिन उसके लिए हमारे एज ए इंजीनियर लेवल के तौर पर ट्रबल शूटिंग करने के लिए हम कुछ नहीं रहा है। हमारे थियोरिटिकल तो वो होंगे इंटरव्यूज, क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन आप तो एक कमांड भी नहीं डाल रहे ना आने वाले। मैं नहीं समझता कि 4-5 साल के बाद बंदों को यही पता होगा कि 3 डैश क्या होता है और 4 डैश क्या होता है और हाँ, एलमैन क्या होता है। क्योंकि अभी जो ये 40 गेट का जो हम क्या नाम है एडीवीपीएन के वीडियोस तैयार कर रहे हैं, उसके अंदर भी आपने सिर्फ टिक करना है उसके ऊपर, आप कमांड लिखते भी नहीं हो। और इसको आप छोड़ दीजिए, वहां पर अभी एक और ऑप्शंस दे रखे हैं जो कि इसके अंदर नहीं थे, क्या नाम है एसडी वैन में नहीं है सिस्को के, जो कि 40 गेट के अंदर है। वहां पे आईपी सेक के अंदर को टेम्पलेट बेस्ड कर दिया गया है, आईपी सेक को क्या कर दिया है, टेम्पलेट बेस्ड। जो आईपी सेक को टनल बनाने में आपको खुद 40 गेट के अंदर अगर हम कस्टमाइज करके बनाते हैं तो वो 20-25 मिनट ले जाता है, लेकिन टेम्पलेट पे अगर हम क्लिक कर दें तो टेम्पलेट पे क्लिक करके केवल वो मात्र 4 मिनट के अंदर टनल बन जाती है, और विदाउट एन एरर। वो पॉलिसी भी लिख देता है इन और आउट, वो आपके पास रूट्स भी डाल देता है वीपीएन के, और सारा आप कर देता है। तो फिर आपको इस वाले केस में ट्रबल शूटिंग की जरूरत ही नहीं है। तो हाँ तो अच्छा ये हो गया, तो आईपी से क्या बाई डिफॉल्ट इनेबल्ड, तो परफॉर्मेंस इस तरीके से क्या हो गई, बढ़ गई। परफॉर्मेंस ये बढ़ गई, बात, लेकिन जॉब हम लोग कहाँ करेंगे जॉब फिर? सब मसला ये है कि ये जिस कम्युनिटी को हिटलर ने मारा था और खूब वही मारा वही था, जीविस, जूस जो आज की डेट में भी फिलिस्तीन वालों को कब्जा करके बैठी हुई है। पूरी जो दुनिया में 2000 साल तक ये घूमते रहे नालायक इंसान, इनको किसी ने पनाह नहीं दी। फिलिस्तीन वालों ने घर पे रखा, मेहमान की तरह रखा, इन्होंने उन्हीं को घर से ये निकाल कहाँ दिया। सर, कहाँ कैसी बात कर रहे हैं? इंडिया ने वेलकम किया जीस किसका? को, अरे तो जीस को। जूस कितने हैं भाई साहब, कितने इंडिया में कितने? जितने आप आए थे इंडिया में, उनको बहुत वेलकम, कई 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 सालों तक यहाँ के एक राजा थे, कहाँ वो मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने रखा। आज भी पुलिस में जूइस बहुत ही आदर सम्मान के साथ देखते हैं पुलिस को, और जूइस को आप पुलिस करके कुछ
आप इनकी हिस्ट्री उठा के पढ़ें पूरी 5,000 साल की, कि जितने भी यहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं, सूद का व्यापार होता है, वेपन्स का व्यापार होता है, सारी यही कौम करती है। मीन कैम्प्स आपने नोवेल पढ़ा उसका, हिटलर का? हाँ, हिटलर का है। तो जाके मैं जानता हूँ, हिटलर तो बहुत बहुत मारा, बहुत ठीक है, खेलना करता था इन लोगों और से। उसने ये लिखा है कि मैंने कुछ लोगों को छोड़ दिया है ताकि आने वाला जनरेशन खुद डिसाइड कर सके कि हिटलर वॉज दी रॉन्ग या दे वर दी रॉन्ग। ठीक है ना? पूरी जगह, पूरे दुनिया में इन्हीं लोगों ने तबाही बना कर रखी हुई है सारी की सारी। क्या बात कर रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा तो शैतान अमेरिका है। अरे भाई, अमेरिका शैतान नहीं है। अमेरिका अमेरिका और ये सब एक, हमें ये वैसे ही है हिंदुस्तान में कि भाई आप दो नेताओं को देखते हो, ठीक है ना? आपकी कम्युनिटी का नेता आपका है, हमारी कम्युनिटी का नेता हमारा है, लेकिन वो दोनों नेता किसी का नहीं है, दोनों एक साथ बैठ के खाते हैं। समझ मारी कि नहीं यार? हम्म। ये सारे इंटरनल है। तो फिलहाल वो डिफरेंट टॉपिक है, फिलहाल अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे खत्म होती चली जाएंगी, और नहीं चाहते लोग कि भाई लोग जो हैं आपके पास जो है नॉलेजेबल बने। आज की डेट में मोबाइल फोन के ऑनलाइन के हो जाने से मैं ये देख रहा हूँ कि डिस्ट्रक्शन हो गया है। जो क्वालिटी में स्टूडेंट को अपने नोएडा में आज से 4 साल पहले देता था, वो क्वालिटी स्टूडेंट में नहीं आ रही है। चूंकि मैं बोर्ड पर सारी चीज़ें लिखता था और हर एक स्टूडेंट अपने हाथ से, जो एमपीएलएस था, जो कि पोलो ऑल्टो था, वो खुद कॉन्फ़िगर करता था, और हम मॉनिटरिंग पर रहते थे कौन गलत कर रहा है सही कर रहा है। अब क्या हो गया कि सिर्फ टीचर पढ़ाएगा, स्टूडेंट बैठ के देख रहा है, और वो भी फोन में देख रहा है, वो लैपटॉप पे नहीं देख रहा है सारे के सारे। तो फिर वो सीखेंगे क्या? दोबारा हमारे पास इतना टाइमिंग नहीं है आपके पास कि 2 घंटे मुझे भी दें और 2 घंटे बाद में भी दें किसी को। तो एजुकेशन स्टैंडर्ड धीरे धीरे कम होता जा रहा है। केवल वही लोग पढ़ रहे हैं जिनको ईश्वर ने एक और अलग से सेंस दे रखा है, ठीक है। बाकी तो वो ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब हम चलते हैं इन 3 प्लेन की तरफ, चूंकि इन प्लेन का रिलेशन हमारे साथ में है। एक होता है मैनेजमेंट प्लेन, एक होता है कंट्रोल प्लेन, एक होता है डेटा प्लेन। पहले इन 3 प्लेन की बात करेंगे और यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे ताकि ये समझ सकें, क्योंकि हमें ऐसा ही कुछ वहाँ पे भी करना है। SD1 में ये 3 राउटर हैं, इनके मुझे लैन भी कॉन्फ़िगर करने हों और इनके मुझे वैन भी कॉन्फ़िगर करने हों। तो जो कॉन्फ़िगरेशन का जो पार्ट है वो कौन से प्लेन में आता है? कॉन्फ़िगरेशन का जो पार्ट है, कोई बताएगा कौन से प्लेन में आता है? कंट्रोल प्लेन सर। अच्छा जी। मैनेजमेंट प्लेन। सॉरी, मैनेजमेंट प्लेन, डिवाइस मैनेजमेंट प्लेन। जो भी आप कॉन्फ़िग करेंगे, अब चाहे वो कॉन्फ़िग आपने, अब तो चूंकि कंसोल का जमाना धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। पहले तो कंसोल के हमारे पास जो पड़ी हैं 50 डिवाइस पड़ी हैं, एक बड़ा स्टॉक पड़ा हुआ है जो नोएडा में लगा होता था 50 डिवाइस। अब वो सब एक आयरन बॉक्स बन गया जब से ये ऑनलाइन शुरू हो गया। कंसोल के थ्रू कॉन्फ़िगर करें या रिमोट लॉगिन के थ्रू कॉन्फ़िगर करें, ये दोनों ही मैनेजमेंट प्लेन का ही पार्ट है। चाहे कॉन्फ़िगरेशन में आईपी हो, चाहे आपके पास वीलान हो, चाहे आपके पास राउट हो, चाहे आपके पास पॉलिसी हो, ये सारा किसका पार्ट है? कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है। तो मुझे अगर इन डिवाइस को कॉन्फ़िगर करना पड़ा तो 2 तरीके हैं। या तो मैं हर एक डिवाइस के पास जाऊं फिजिकली और वहां पर कंसोल लगा के कॉन्फ़िगर करूं। दूसरा तरीका यह है कि रिमोट साइट पे कोई बंदा इसको लगा दे और वहां पर कंसोल भी लगा दे और उस RDP मशीन का मुझे एक्सेस दे दे ताकि मैं उसको कॉन्फ़िगर कर सकूं। तीसरा तरीका ये है कि वो उसके ऊपर एक कनेक्टिविटी का IP एड्रेस वैन का डाल के दे दे, मुझे SSH या क्रेडेंशियल रिमोट लॉगिन के बना कर दे दे और मैं बाकी कॉन्फ़िगरेशन करूं। बहरहाल ये पार्ट कॉन्फ़िगरेशन का है जिसको मैनेजमेंट प्लेन के अंडर में कहा जाएगा। अब अगर ऐसे मान के चल लें मुझे अपनी 3 नहीं 30 साइट 30 साइट्स कॉन्फ़िगर करनी हो और हर एक साइट के ऊपर एक उन्होंने इंटरनेट की कनेक्टिविटी करके
मुझे एक उन्होंने क्या पकड़ा दिया, हर एक डिवाइस का एक यूजर नेम पकड़ा दिया मेरे को, और हर एक का मुझे एक पासवर्ड पकड़ा दिया गया, और मुझे इन डिवाइस को कॉन्फ़िगर करना है। तो मैं अगर इन डिवाइस को कॉन्फ़िगर करना चाहूँगा तो एक तरीका तो ये कि भाई एक डिवाइस को मैं लॉगिन लूँ पहले, फिर उसको पूरा कॉन्फ़िगर कर दूँ, फिर दूसरी डिवाइस को पूरा कॉन्फ़िगर कर दूँ, फिर तीसरी को कर दूँ। या अगर मैं कुछ डिवाइस को कि मैंने भाई यहाँ पे ईथरनेट पे आईपी एड्रेस डाल दिया, यहाँ आईपी डाल दिए, अब बाकी कॉन्फ़िगरेशन से पहले पता नहीं ये कॉन्फ़िगरेशन ठीक हुई है कि नहीं हुई है। सीसीआई के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आईपी डालने के बाद आपको शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ और उसकी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी चेक कर लेनी चाहिए। तो अगर मैंने 10 डिवाइस पे भी आईपी डाले और उनको टेस्ट करना चाहता हूं तो मुझे 10 अपनी टेलनेट की विंडो खोलनी पड़ेंगी, या एक ही सिक्योर सिटी सीआरटी के अंदर 10 टाइम्स मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, टेलनेट या एसएच करना पड़ेगा। तो मैं हर डिवाइस को अलग अलग चेक कर रहा हूँ जाके, उसकी अलग अलग विंडो पे जाके। तो मुझे क्या लगेगा, यहाँ पे मैनेज करने में एक उलझन सी महसूस होगी और इट विल टेक टाइम, क्योंकि मुझे बार बार क्या करना पड़ रहा है, हर डिवाइस के लिए अलग से लॉगिन लेना पड़ा है मेरे को, हर डिवाइस के लिए मैं जाके बार बार देख रहा हूँ अलग अलग विंडो में जाके। जब हम उसकी बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मुझे एज एन एडमिन आपने इन सब का इंटरनेट से कनेक्टिविटी थी मेरी भी, मुझे इन सब का यूजर नेम पासवर्ड दिया, ऐसे ही इन केस ऑफ दी जब हम एस डी वैन कॉन्फ़िगर करेंगे तो एस डी वैन में जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा हर एक डिवाइस का, यानी उसकी ऑथेंटिसिटी यहाँ से हो जाएगी, ये उसको ऑथेंटिकेट कर देगा, तो ये डिवाइस इस वी मैनेजर को इसका ये आईपी एड्रेस या ये आईपी एड्रेस, जिस आईपी एड्रेस के थ्रू भी ये मेरे पास आया होगा, इसका जो भी सीरियल नंबर होगा या चैसी नंबर होगा या टोकन नंबर होगा, इसका ये आईपी एड्रेस और इसका आपके पास ये नंबर, ये डिवाइस इसको बता देगी कि मैंने एक डिवाइस को जिसका सीरियल नंबर या चैसी नंबर ये था, जिसका आईपी एड्रेस ये था, उसको मैंने ओके कर दिया है। वो अगर आपके पास आता है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि मैंने उसको वैलिडेट कर दिया है। और जैसे इसके पास लिस्ट होगी सारी ही, आपने जितने भी प्रोविजनिंग फाइल के थ्रू रिक्वेस्ट भेज के वो फाइल ली होगी, डॉट वेबटेला फाइल, वो इसके पास भी होगी सेम एग्जैक्टली। जब ये कोई रिक्वेस्ट आएगी तो वहां से मैच करेगा और इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पर इसका फंक्शन ये होगा कि जितनी भी ये डिवाइसेस हैं, ये इससे एडजेसेंट होने के बाद दूसरे नंबर पे इससे एडजेसेंट होंगी। तो जब ये इससे एडजेसेंट होंगी तो जैसे आपने मुझे अपनी मल्टीपल साइट्स के क्रेडेंशियल दिए एक्सेस करने के लिए, ऐसे ही मान लीजिए कि वर्चुअली अब मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, इन डिवाइसेस ने मेरे साथ इंटीग्रेशन कर लिया। अब इन सब का जो जीयूआई है, ग्राफिकल मोड है, वो मेरे पास इसी एक के ऊपर अवेलेबल है। इनके ग्राफिकल मोड नहीं है। ग्राफिकल मोड किसका है? केवल इसका है। ये ग्राफिकल मोड इनके खोलेगा ऑटोमेटिकली अपने एक ही विंडो के ऊपर। तो मुझे जिस डिवाइस पर भी जाने होगा, मैं उस पर यहीं से बैठ के, जैसे आपने कहा था चेक बॉक्स करना है, मुझे क्लिक कर देने का है। जैसे ही मैंने क्लिक किया आपके पास दुबई, तो मैं दुबई चला गया। मैंने यहाँ से बैठ के क्लिक किया आपके पास चाइना, तो चाइना चला गया। इंग्लैंड तो इंग्लैंड। तो सारी कॉन्फ़िगरेशन जो यहाँ पर थी, मैं यहाँ पर उसके टैब्स देख सकता हूँ, और यहीं से बैठ के अब मैं क्या करूँगा, उसको कॉन्फ़िगर करूँगा। कॉन्फ़िगरेशन जो की जाएगी, वो कॉन्फ़िगरेशन ऐसे नहीं की जाएगी कि हर एक डिवाइस को मैं बार बार उसके मोड में जाके और कॉन्फ़िगर करूं। ये कुछ एग्जैक्टली ऐसे कुछ होगा जैसे कॉलेज में आपने एडमिशन लेना है और आपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाना है।
तो जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, किसी ने कंप्यूटर साइंस में जाना है, किसी में इलेक्ट्रिकल में जाना है, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में जाना है, तो इन सब के फॉर्म अलग अलग निकलते हैं एक ही कॉलेज के। कोई एक कॉलेज है, किसी भी एक कॉलेज के अंदर आपके पास इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के कंप्यूटर साइंस के फॉर्म अलग होंगे, आईटी के अलग होंगे, इसके अलग होंगे, इसके अलग होंगे, या फॉर्म एक ही होता है? फॉर्म तो एक ही होता है। फॉर्म एक ही होता है। अच्छा, अब फॉर्म एक होता है, अब जितने बंदे भरना चाहते हैं तो हर एक बंदे के लिए डिफरेंट फॉर्म प्रिंट किया जाता है, वो भी फॉर्म एक ही होता है, उसी की कॉपी होती है? जी सर। अच्छा, जब वो आपके पास आ जाती है तो आप सारे लोग उसमें कॉमन नाम भरते हैं या सारे अपने अपने नाम भरते हैं? अपने अपने। तो उसमें अपनी क्वालिफिकेशन भी सारे कॉमन भरते हैं, वो भी अलग अलग भरते हैं? अलग अलग। अलग अलग। तो आपके पास क्या कर दिया गया, एक बॉक्स बना के दे दिया गया, फील्ड्स बना के दे दी गई। इन केस ऑफ दी एस डी वैन सिस्को के अंदर जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। वो क्या करेगा कॉन्फ़िगरेशन के लिए, उसने इस राउटर के ऊपर जो इंटरफेसेस हैं, इस राउटर के ऊपर जो राउटिंग के टैब्स हो सकते हैं, उन सब का एक उसने फॉर्म बना के आपको दे दिया, जिसको आप क्या बोलेंगे, टेम्पलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेम्पलेट बोलेंगे। तो ये टेम्पलेट आपके पास आ जाएगा। उस टेम्पलेट के अंदर कुछ चीजें ऐसी होंगी जैसे कॉमन होंगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि आपके पास बिल्कुल यूनिक होंगी या डिवाइस स्पेसिफिक होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो कि डिफॉल्ट है। जैसे ओएसपीएफ में आरआईडी जो होती है, उसका इलेक्शन कैसे होता है? ओएसपीएफ में आरआईडी का इलेक्शन कैसे होता है? अगर आप राउटर, हाईएस्ट आईपी एड्रेस से क्या लूप हमें बाय बैक। डिफॉल्ट आरआईडी के लिए कोई कमांड डालना पड़ता है या खुद हो जाता है? नहीं, कुछ कमांड मैनुअली होता भी है। होता है। नहीं नहीं, आरआईडी आरआईडी फिक्स करने के लिए कुछ कमांड डालना पड़ता है, बाय डिफॉल्ट खुद भी बन जाती है आरआईडी? नहीं, बाय डिफॉल्ट ही बन जाती है बाय अगर बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट बन भी जाती बनती है। है। तो जो चीज बाय डिफॉल्ट बन रही है उसको एसडी वैन ने डिफॉल्ट बोला। जो चीज बाय डिफॉल्ट बन रही है उसको एसडी वैन ने क्या बोला? डिफॉल्ट बोला। उस जो चीजें डिफॉल्ट है उसको डिफॉल्ट पे छोड़ दिया उसने। अगर मुझे इस डायग्राम में जो कि आपको ये डिस्प्ले हो रहा है, इसमें अगर मैं देखूं यहां पर, तो ये इंटरफेस और इस इंटरफेस और इस इंटरफेस में कोई फर्क नजर आ रहा है? पोर्ट नंबर में कोई फर्क नजर आ रहा है तीनों में? इन सेम। नहीं सर, सेम है। अगर ये तीन डिवाइस की जगह 30,000 भी हो जाएं तो क्या ये अलग होगा? नहीं। भाई, कोई चीज आपने अगर कम करनी है कॉन्फ़िगरेशन तो एक कोई सिस्टमेटिक वे होगा। तो एसडी वैन ये कहता है कि उनकी जो पोर्ट्स कनेक्टेड हैं ट्रांसपोर्ट से, एमपीएलएस से जो कनेक्टेड है, हर एक डिवाइस का गिग 0 ही होना चाहिए। तो अब चाहे ये 3 डिवाइस हो या 30,000 हो या 300 हो, मैंने एक ही टेम्पलेट बनाना है। इंटरफेस गिग 0 कहां से अटैच्ड है? वीपीएन 0 से अटैच्ड है। बस एक टेम्पलेट बना, वीपीएन 0 इंटरफेस गिग 0। किसके लिए? ब्रांच के लिए। एक फील्ड बंदी भर दी। अब इसके अंदर अगर मुझे इसको यहां से बैठ के इन तीनों पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? एक कॉमन टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। कॉम्प्लीट कॉमन टेम्पलेट जब बनाया मैंने, और जब मैं पुश करूंगा, तो जब मैं पुश करूंगा तो मेरे पास इस डिवाइस का भी केवल ये वाला टैब, इस डिवाइस का भी ये वाला, और इस डिवाइस का भी ये वाला। इसके अंदर अब जब मैं आईपी एड्रेस डालूंगा तो आईपी एड्रेस क्या कॉमन है? ये आईपी एड्रेस सब में एक जैसा है क्या? डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो जो ये डिफरेंट हो गया उसको एसडी वन ने कहा डिवाइस स्पेसिफिक। क्या कहा? डिवाइस स्पेसिफिक। तो टेम्पलेट्स जब बनेंगे, यानी जब कॉन्फ़िगरेशन किए जाएंगे, तो वो वी मैनेजर के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन की जाएगी। तो वी मैनेजर के थ्रू जो कॉन्फ़िगरेशन की जाएगी वो मैनेजमेंट प्लेन के अंडर में आएगी, और वो टेम्पलेट के थ्रू की जाएगी। सीएलआई के थ्रू भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन सीएलआई पे होनी है, फिर बाकी उसको किस पे कर देने का है? ग्राफिकल मोड पे टर्मिनेट कर देने का है। एसडी वैन ही कहता है 100% या तो ग्राफिकल कॉन्फ़िगर करो हमें, या 100% क्या करो, जीयूआई मोड में करो। मिक्स मोड में हम काम नहीं करते हैं। तो बताना ये था कि चाहे कुछ भी आप कॉन्फ़िगरेशन करें, एसडी वैन में रेस्पॉन्सिबल डिवाइस है कंट्रोलर में वी मैनेजर, जो कि मैनेजमेंट प्लेन को कॉन्फ़िगर करेगी।
अब फॉर एग्जाम्पल ये सारे आईपी एड्रेस पड़ गए और इस पूरे डायग्राम पे उसने ओएसपीएफ लगा दिया सेंट्रलाइज यहां से बैठ के। जब ओएसपीएफ लग गया तो आपको पता है कि पहले वो नेबरशिप बनाएंगे, नेबरशिप बनाने के बाद ये एक दूसरे को टोपोलॉजी टेबल देंगे कि राउटिंग टेबल देंगे? सर टोपोलॉजी। टोपोलॉजी। राउटिंग टेबल कौन देता है? सर वो तो उनके बेसिस पे फिर खुद डिसाइड करता है ना। राउटिंग टेबल कौन शेयर करता है? कौन सा प्रोटोकॉल? राउटिंग टेबल कौन सा प्रोटोकॉल शेयर करता है? ओएसपीएफ ने टोपोलॉजी शेयर की है, राउटिंग टेबल कौन शेयर करता है? राउटिंग टेबल बीजीपी राउटिंग टेबल शेयर करता है रिप या शेयर करता है EIGRP। बीजीपी के अंदर राउटिंग टेबल नहीं होती है, वो बीजीपी टेबल होती है। सारी लाइक दी ओएसपीएफ, कुछ ओएसपीएफ डेटाबेस बैच से मैच कर सकते हो बट पूरी नहीं होती, बट वो सारे ही रूट्स आपको देता है। तो यहाँ पर डिस्कशन ये करना था कि जब ये इंफॉर्मेशन, इसकी इंफॉर्मेशन आएगी तो ये राउटर इसको देगा और इसको भी देगा, और ये अपनी एनआईडी की इंफॉर्मेशन इसको भी देगा और ये इसको भी देगा, और ये अपनी इंफॉर्मेशन इसकी इसको भी देगा और इसको भी देगा। इन केस ऑफ द ट्रेडिशनल राउटिंग ऐसा कोई पैटर्न नहीं था कि किसी के थ्रू हम आपको दें। हर एक डिवाइस क्या है, सेल्फ रेस्पॉन्सिबल है, वो अपने अपडेट अपने डायरेक्टली कनेक्टेड को देता है, राइट? जी सर। तो ये जो अपडेशन हो रहा है, राउटिंग टेबल का एक्सचेंज या टोपोलॉजी टेबल का एक्सचेंज, ये किस में आता है? कंट्रोल प्लेन में। किस में आता है? कंट्रोल प्लेन में। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूं कि यहां पे एक नेटवर्क और भी है 172.16.1.1, ये जो नेटवर्क है ये राउटर भी नहीं चाहता और ये भी राउटर नहीं चाहता, लेकिन मेरी कंट्रोलिंग इस पे नहीं है। इसका मतलब जब नेबरशिप बन जाएगी तो ये अपडेट तो आएगा ना मेरे पास। जी सर। और ये आएगा। अब ये नहीं चाहते, क्या नहीं चाहते? 172.16.1.0 की नेटवर्क मेरी राउटिंग टेबल में आए। तो ये राउटर अपने डिवाइस इसके ऊपर R2 के ऊपर R3 के ऊपर हम ACL लगाएं या राउट फिल्टरिंग लगाएं? क्या लगाएं बताओ भाई, कौन बताएगा एनपी वालों? मुझे शक्ल नहीं चाहिए। सर फिल्टरिंग। रूट फिल्टरिंग। जब रूट फिल्टरिंग करोगे तो ये डेटा पॉलिसी है या कंट्रोल प्लेन पॉलिसी है? सर कंट्रोल प्लेन। ये कंट्रोल डेटा प्लेन पॉलिसी, डेटा नहीं है, डेटा डेटा नहीं है, कंट्रोल प्लेन पॉलिसी है। राउटिंग, ध्यान से सुने, राउटिंग टेबल या टोपोलॉजी टेबल का एक्सचेंज या राउटिंग अपडेट या LSA लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, इनका जो अपडेट होता है वो कंट्रोल प्लेन के अंदर आता है, CP के अंदर। शो IP राउट जो कमांड चलाते हो वो कंट्रोल प्लेन का पार्ट है, लेकिन जब शो IP सेफ चलाते हो तो वो जो शो IP राउट चलाते हो वो क्या होती है? रिब होती है, RIB, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस। और एक होती है फिब, FIB फिब। फिब कहां से बनती है? राउटिंग टेबल से बनती है, रिब से, है जब MPLS आर्किटेक्चर पढ़ते हो तो फिब जो होती है वो कहां से बनेगी? रिब से बनेगी, तो वो होगी फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। तो जो फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस है वो आप डिसीजन खुद लेते हो, जो आती है वो रिब आती है, जो आती है वो क्या आती है? रिब आती है, जो आती है वो रिब आती है। आपने जो इंफॉर्मेशन एक्वायर की, मेरे से की, सेल्फली की, बहुत सारे लोगों से की। अब जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो किसी एक की इंफॉर्मेशन आउटपुट में दोगे या अपना जो एनालिसिस होगे वो आगे करके दोगे? भाई एक डॉक्टर ने बहुत सारे डॉक्टर से पढ़ा, अब जो पेशेंट को देखेगा तो वो सारे डॉक्टर की थ्योरी थोड़ी अप्लाई करेगा जाके, उसका अपना भी तो कुछ निचोड़ होगा ना, निष्कर्ष होगा ना, तभी तो कुछ वो एक अच्छा डॉक्टर बनेगा या प्रोफेसर बनेगा। अगर वो किसी की एक ही शख्सियत को लेता फिरता रहे फिर तो वो बन गया, फिर क्या करेगा? फिर तो जिंदगी में कोई रिसर्च होनी नहीं है, सेचुरेशन आ गया ना फिर तो। जी सर। गुरु महान है तो फिर महान है, फिर पढ़ी काय को रहे हो आगे? काय को पढ़ नहीं पढ़ना चाहिए आपको भाई, उसकी आगे बढ़ोगे, गुरु को भी खुशी होगी, आप फिर अगले वाले को पढ़ाओ।
तो नॉलेज इस तरीके से आगे प्रोपेगेट करेगी। तो जो ये आपके पास फिल्टरिंग करेगा, यानी अपनी राउटिंग टेबल में आने ही नहीं दे रहा है, वो राउट फिल्टरिंग का पार्ट है। अब राउट फिल्टरिंग जिन लोगों ने सीसीएनपी में पढ़ी है कैसे करते हैं बताएं जरा। राउट मैप के थ्रू। राउट मैप के थ्रू। और कैसे करते हैं? दूसरा डिस्ट्रीब्यूट करके डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट बनाते हैं कोई सभी। एसीएल के साथ में डिस्ट्रीब्यूट बनाएंगे या प्रीफिक्स के साथ में डिस्ट्रीब्यूट बनाएंगे, ठीक है। अब ये भाई दो ही राउटर है, 2 और 3। अगर मान लो ये 2 राउटर की जगह 20 राउटर हो जाते और 20 के 20 ये चाहते कि हमें ये टेबल नहीं चाहिए, ये राउटिंग रूट नहीं चाहिए, और वी डोंट हैव द कंट्रोल ऑन द R1 तो भेज रहा है, तो 20 राउटर पे आप लगाते पॉलिसी के नहीं? भाई कमांड टाइप करते जाके कि नहीं करते? करना पड़ता है। हम तो टाइप नहीं करते, हम बहुत सारे सीनियर हो गए, हम एक काम कर लेते हैं, नोटपैड में उठा के कॉपी पेस्ट मार देते हैं। तो भाई कॉपी पेस्ट भी मारते कि नहीं मारते? वो खुद लग जाता क्या? तो ये टाइम बढ़ा रहा था कि नहीं बढ़ा रहा था? बढ़ा रहा था। इसी चीज को SD-WAN ने ये कहा कि भाई राउटिंग टेबल का एक्सचेंज डायरेक्टली बंद। हर एक बंदे ने अपनी राउटिंग टेबल हमें भेजनी है। किसको भेजनी है? वी स्मार्ट को, जो कंट्रोलर है। ये भी अपनी दोनों टेबल इसको भेजेगा, ये भी अपनी टेबल किसको भेजेगा? इसको भेजेगा। अब सारी जितनी भी डिवाइसेस हैं सब की इंफॉर्मेशन सेंट्रलाइज चली गई एक कंट्रोलर के पास। इसकी ये प्राइवेट एनआईडी इस कंट्रोलर के पास, इसकी प्राइवेट एनआईडी कंट्रोलर के पास, इसकी प्राइवेट एनआईडी कंट्रोलर के पास। तो मैं एक को ले लेता हूं, इसकी प्राइवेट एनआईडी इसके पास। अब जब यहां आ जाएगी तो ये क्या करेगा? इसको रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा? ये रिफ्लेक्टर बनेगा। किसी ने वो पढ़ा है? आरआर पढ़ा है बीजीपी में? बीजीपी के अंदर आरआर पढ़ा है? क्या करता है आरआर? रूट रिफ्लेक्टर, यस सर। तो क्या वो किसी एट्रीब्यूट को चेंज करता है? याद नहीं है सर, बहुत दिन हो गया। शीशा देखा है कभी? शीशा शीशा तो रोज देखता हूँ सर। देखता हूँ। ऐसे तुम्हारा कोई एट्रीब्यूट चेंज करता है वो? नहीं सर। सालों से। अगर करता है सर, अगर शीशा खराब है, खराब क्वालिटी का है, तो थोड़ा बहुत कर देता है। मैं गोरा हूँ, कभी काला दिख जाता है। अरे ये तो पहली बार दे सुन रहे भाई। एक मेरा शीशा है नोएडा में, जहाँ मैं रहता हूँ। वो शीशा है, उसमें मैं देखता हूँ, अपना थोड़ा सा काला दिखता है। जब मैं घर में आता हूँ तो घर में थोड़ा साफ सुथरा होता रहता है शीशा, तो उसमें थोड़ा साफ दिखता हूँ। तो राउट रिफ्लेक्टर क्या करता है? एग्जैक्टली वॉट एवर द इंफॉर्मेशन वी आर सेंडिंग फ्रॉम हियर, उसको रिप्लिकेट यहाँ पे कर देता है। तो अब अगर हमें पॉलिसी लगानी हो तो हमें पॉलिसी हर एक राउटर पे जाके नहीं लगानी पड़ेगी। हम क्या करेंगे? पॉलिसी बनाने के लिए हमारा पॉलिसी जो बनेगी वो कहाँ बनेगी? इस पे बनेगी, वी मैनेजर के ऊपर। क्योंकि पॉलिसी तो सारी यही बनाता है, कॉन्फ़िगरेशन यही करता है। ये पॉलिसी जो हम बनाना चाहते हैं इसको पुश कर देगा, और इसको हम बता देंगे भाई ये जो नेटवर्क है ना, ये नेटवर्क यहाँ और यहाँ नहीं जानी चाहिए। तो एक ही बार पॉलिसी बनेगी, मात्र एक बार। और पुश जब करेंगे तो इन डिवाइस को यहीं से बैठे बैठे सेलेक्ट कर लेंगे और एक ही बार पुश कर देंगे, और एक ही बार में काम हो जाएगा। तो जो काम आपको आधे घंटे में हो रहा होगा, ठीक है, वो काम आपको मात्र 5 मिनट से भी पहले हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट भी क्या हो गया? कम हो गया। तो परफॉर्मेंस फिर बूस्ट अप हो गई। अब तीसरा पार्ट आता है कि यहाँ कोई डिवाइस ए लगी है, यहाँ कोई डिवाइस बी लगी है, यहाँ कोई डिवाइस सी लगी है। अब राउटिंग टेबल में रूट आ चुके, और हम चाहते हैं कि ए जो है सी से कम्युनिकेट कर ले, लेकिन ए बी से कम्युनिकेट ना करे। तो जब मैं ये काम करना चाहूंगा तो मुझे क्या लगानी पड़ेगी? ACL लगानी पड़ेगी। ACL जब लगाते हैं तो डेस्टिनेशन NID हमारी टेबल से हट जाती है, टेबल में रहती है। अगर मैं चाहता हूं A जो है B से कम्युनिकेट ना करे, C से कम्युनिकेट कर ले, NID सेम है, घर सेम है, जिसके घर जाना है, तो क्या मेरी राउटिंग टेबल से वो NID हट जाएगी ACL लगाने के बाद, या NID रहेगी? राउटिंग टेबल में तो रहेगी इन्फॉर्मेशन सर। रहेगी। राउट फिल्टरिंग में NID हटती है, याद रहे, ठीक है ना।
राउट फिल्टरिंग में एनआईडी को अलाउ डिनाई करते हैं और एसीएल के अंदर ट्रैफिक को अलाउ डिनाई करते हैं। जी तो सर। जब ये ट्रैफिक यहाँ से जाएगा तो ये जो ट्रैफिक जा रहा है, या ये ट्रैफिक ऐसे नहीं भेजना है, हम नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि ये मशीन जब जाएगी ए और ये बी के पास जाएगी तो ऐसे नहीं जाएगी, बी के पास यूं जाएगी, और ये उसके पास जाएगी तो ऐसे जाएगी। तो ये काम किसका हो रहा है? डेटा प्लेन पॉलिसी का। ठीक है, ये डेटा ट्रैफिक का पार्ट होता है कि हम ट्रैफिक को हब एंड स्पोक भेजना चाहते हैं या डायरेक्टली भेजना चाहते हैं। तो ये किसका पार्ट हो रहा है? ये डेटा ट्रैफिक का पार्ट हो रहा है। तो डेटा जो प्ले पॉलिसी है उसके लिए कोई अलग से कंट्रोलर नहीं है, उसके लिए कोई अलग से कंट्रोलर नहीं है। वो हर एक जो वैन एज डिवाइस है, डेटा प्लेन इसके पास इटसेल्फ मौजूद है, लेकिन इसकी पॉलिसी भी कौन बनाएगा? यही बनाएगा। तो कंट्रोल पॉलिसी और डेटा पॉलिसी यहां पर फॉर्म्ड की जाती हैं, पुश यहां की जाती हैं, फिर ये यहां पे इन पे पुश करता है, जैसे कहा जाता है वैसे फंक्शन परफॉर्म होता है। तो सारा काम पॉलिसी बनाने का, कॉन्फ़िगरेशन करने का, और उसके बाद कभी आईओएस अपग्रेड करना हो तो वो भी हम यहाँ अपग्रेड करेंगे, ये फिर सब पे अपग्रेड करेगा। तो सबका रियल जो ट्रैफिक है उसको मॉनिटरिंग करना, एनालाइज करना, सब कुछ सेंट्रलाइज हो गया। तो जब सब कुछ सेंट्रलाइज हो गया तो डॉक्यूमेंटेशन ये कहता है, ब्लॉग्स ये कहते हैं कि जहाँ पे आपके पास 40 लोग काम करते थे और 1 महीना लगता था काम करने के लिए, अब 40 की जगह 4 बंदे लगेंगे और 1 वीक में काम पूरा हो जाएगा। तो क्या होगा? तो नौकरियां जो हैं धीरे धीरे कम होती, जॉब कट। नौकरियां उनके लिए रहेंगी जो अपने आप को अपग्रेड करेंगे। मैंने ये देखा कि इतने सालों में 2012 तक, जो 2000 तकरीबन 15 तक तो एक बूम रहा सारी चीजों का, राउटिंग, स्विचिंग, बीजीपी, एमपीएलएस, क्यूओएस, बहुत तेजी के साथ में। अब स्विच को कोई नहीं पूछता, बीजीपी को नहीं पूछता, एमपीएलएस को नहीं पूछता। ठीक है, अब सीसीएनए तो इसलिए करना है क्योंकि बेसिक कड़ी है। उसके बाद लोग डायरेक्टली जाना चाहते हैं, जी हमें फायरवॉल पढ़ा दो, हमें एसडी1 करा दो। तो हम कहते हैं भाई डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, कर लोगे आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि हम बताएंगे ये चीज फला जगह ऐसे होती तो मुश्किल होगा। एटलीस्ट बंदे ने सीसीएनपी का जो ईएनटी है एडवांस वाला, उसको करने के बाद मूव करना चाहिए। तो आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से मूव होती चली जा रही है। तो ये जो हमने डिस्कशन किया, अब ये सारी चीजें ही वहां पर होनी है। बस वहां पे एक प्लेन बढ़ गया, ऑथेंटिकेट प्लेन। तो हर एक का मैंने ओवरव्यू दे दिया क्या क्या होता था, ताकि जब हम पढ़ें वहां से जाके, तो हम जब पढ़ेंगे अगली क्लास में सैटरडे में जो भी लोग एनरोल करेंगे, तो उसमें हम ये देखेंगे कि भाई जो हमें पढ़ना है, जो हमारा जो कैरिकुलम है वो सबके पास फिलहाल मौजूद है। बट एक बार मैं यहाँ पे ओवरव्यू करा देता हूँ कि यहाँ पर ये हमने डिस्कशन किया, जो पहला वाला डिस्कशन था कि वो ये हमने कर लिया कि भाई कौन सी चीज़ में कहाँ कहाँ हो रहा है। फिर ये हर एक जो कंट्रोलर्स हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे ये काम कर रहे होते हैं। फिर ये सर्टिफिकेशंस वगैरह कैसे पढ़ते हैं, क्या उसका तरीका हो रहा होता है। फिर ये टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं एसडी वैन की, हर एक प्रोटोकॉल की टर्मिनोलॉजी होती है, इसकी अपनी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं। फिर ये लैब्स के पार्ट हैं सारे के सारे जो हमने करने हैं, स्टेप बाय स्टेप सारे जो जो लिखे हुए हैं। ये जब हो जाएगा तो फिर यहाँ से जो आप सीसीएनपी में पीवीआर पढ़ते थे, पीवीआर पढ़ी सीसीएनपी में किसी ने? आईपीएसएल पढ़ा किसी ने? यस सर, यस सर। जी, तो जो वहां पे आपने पढ़ा है वो चीज देखिए यहाँ पर मौजूद है, बस नाम बदल दिया गया। वहां क्या पढ़ते थे? पीवीआर। जी सर। ठीक है, फिर वहां पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे? आईपी एसएलए, क्योंकि पीवीआर अकेले काम नहीं करता था, इनडायरेक्टली लिंक पे वो गड़बड़ हो जाया करती थी। ये चीज जब पोलो ऑल्टो में जाते हैं तो उसका नाम क्या हो जाता है? पीवीएफ। क्या हो जाता है पोलो ऑल्टो में? पीवीएफ बन जाता है। ठीक है, और जब हम एसडी वैन में आ जाते हैं तो उसका नाम बन जाता है एआर। क्या बन जाता है? एआर, एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग। तो यहाँ पे अगर किसी को एसीएल नहीं आती, जो कि सीसीएनए में होती है, तो फिर उसके लिए हमें समझाना मुश्किल है भाई, क्या समझाएंगे और क्या नहीं समझाएंगे उसको। कहाँ का डायग्राम बंद हो गया हमारा क्या? अच्छा 1 मिनट रुके। अच्छा डायग्राम नहीं, हाँ चला बस, कहाँ गया? सिलेबस बंद हो गया, 1 मिनट रुको।
तो ये जो AAR है, एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग, ये यहाँ पर किया जाएगा। इसके अंदर जर्नली हम जो पढ़ते थे CCNA में, उसमें होता था NP में एक टर्म होता है LM, एक टर्म होता है AD, एक टर्म होता है मैट्रिक। राउट सिलेक्शन प्रोसीजर के 3 कंपोनेंट होते हैं। अगर किसी ट्रैफिक को कहीं जाना हो और ट्रैफिक यहाँ पे आ रहा है राउटर के पास, ये राउटर है, तो वो क्या चेक करेगा? सबसे पहले उसकी मैक्सिमम प्रीफिक्स LM की, नेटवर्क की कौन से वाले पाथ के अंदर है। ये टाई हो जाएगा तो इस पे चला जाएगा, ये टाई होगा तो इस पे चला जाएगा। तो ये राउट सिलेक्शन प्रोसीजर ट्रेडिशनल में होता था। बट SD-WAN इस पे काम नहीं करता है। SD-WAN काम करता है किसके ऊपर? नई टेक्नोलॉजी के ऊपर, ECMP के ऊपर, इक्वल कॉस्ट मल्टीपल पाथ के ऊपर। फिर हम उसमें पॉलिसीज बना सकते हैं, कौन सा ट्रैफिक कहाँ से जाए कहाँ से नहीं। तो ये काम यहाँ पर होना है। हम CCNA में NP में पढ़ाते बंद करते थे, भाई प्राइमरी पाथ इसको बना लो, एक एयरटेल है, एक आपके पास कोई ACT का नेटवर्क है, किसको प्राइमरी बनाना है, किसको सेकेंडरी। तो हम कैसे बनाते थे प्राइमरी सेकेंडरी? क्या तरीका होता था? सर वो प्राइमरी सेकेंडरी का वो आते थे कि आईपीएसएल कॉन्फ़िगर करते थे और ट्रैक लगाते थे, और वो उसकी एडी ऊपर नीचे कर देते थे। IPSLA तो एक्स्ट्रा फीचर हो गया लिंक मॉनिटरिंग के लिए। IPSLA अगर ना हो तो क्या करते थे? तो राउट एडी को कम कर देते थे, कम ज्यादा स्टैटिक करते थे। एडी को कम ज्यादा करते थे। तो यहाँ पर वो प्राइमरी सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट है T-लॉक के साथ। T-लॉक एक अलग से कॉन्सेप्ट है जो कि नया सिस्टम पढ़ेंगे। ये राउट फिल्टरिंग है जो आपको बताया। फिर ये टोपोलॉजी बनानी है, हब एंड स्पोक बनानी है, इंटरनेट एक्सेस कैसे करवाना है जो ट्रेडिशनली कैसे होता था, और फिर सिस्को ने SD-WAN ने कॉन्सेप्ट DIA का दिया, वो कैसे करना है, रिडंडेंसी कैसे करनी है। VRF पढ़ते थे MPLS में, VRF की लीकिंग कैसे करवानी है वो करना है। ये जीरो टच प्रोविजनिंग का एक कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली दिया जाएगा, क्योंकि ये हार्डवेयर पर ही पॉसिबल है। हार्डवेयर आप लगाते हो आज की डेट में, एक डॉट भी नहीं लगाना पड़ता कॉन्फ़िगरेशन के लिए, खुद हो जाता है ऑटोमेटिकली है। तो ये करना है। उसके बाद फिर ये आपके पास ये अलग से और टॉपिक है जो कि दूसरी वाली लैब में हमने करने हैं, कि अगर कोई डिवाइस बिहाइंड दी नेट हो तो कैसे कॉन्फ़िगर करना है, रिडंडेंसी कैसे करनी है, जैसे HSRP, VRRP, GLP भी करते थे। तो ये इंडस्ट्री में बहुत यूज़ हो रहा है। ये आपके पास T-लॉक एक्सटेंशन पैसे हम कम कर सकते हैं अपने, जैसे कि आपके पास CCNA में आपने पढ़ा था, इंटरवीलन राउटिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, उस सब इंटरफेसिंग के थ्रू कर लेते हैं। सब इंटरफेस नहीं होते तो इतने हमें क्या करने पड़ते, फिजिकल लिंक लगाने पड़ते। वो स्विच की पोर्ट डेंसिटी भी बर्बाद कर देता और राउटर के पोर्ट की कॉस्ट ले जाता। तो पोर्ट की कॉस्ट बचा ली हमने, एक ट्रंक लगा दिया और उससे काम कर लिया। ऐसे ही कुछ हमने यहाँ पे काम करना है। फिर CSR डिवाइस के ऊपर जिसके अंदर इनबिल्ट फायरवॉल की इमेज है, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये वाले कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं सारे के सारे। IOS का अपग्रेडेशन कैसे करना है, CLI पे टेम्पलेट कैसे बनाए, CSV फाइल क्या होती है, सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन कैसे करना है, VPN की मेंबरशिप कैसे करनी है। QoS अगर लगाना है तो QoS कैसे लगाया जाए, इसके ऊपर मैं QoS की क्लास ले लूंगा, जो QoS अक्सर नहीं पढ़ते हैं। QoS मैंने अलग से वीडियोस बना रखे हैं, 50-51 वीडियो हैं 10-12 घंटे के, वो अलग से काट करके आप इंडेप्थ में पढ़ सकते हो। बट फिर भी मैं आपको इसकी है कि ओवरव्यू एक दिन की क्लास दे दूंगा, ताकि QoS कैसे SD-WAN पे लगाया जाए, टेस्ट कैसे किया जाए, ये आप इंडस्ट्री में करोगे, इम्प्लीमेंटेशन करना हम लगा देंगे। जो कंजेशन होना चाहिए पहले ट्रैफिक QoS लगाने से पहले। 2-3 चीज़ें इसके अंदर नहीं लिखी हैं जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। DODT, डायनेमिक ऑन डिमांड टनल, इसमें नहीं लिखा हुआ है, जो आपको पढ़ाया जाएगा। और दूसरा एक टर्म होता है सर्विस चेनिंग रूट, सर्विस चेनिंग राउट। ये 2 चीज़ें हैं जो इसमें नहीं लिखी हैं, जो आपको कराई जाएंगी। तो इतना कैरिकुलम आपको कराया जाएगा। सैटरडे संडे क्लास होगी। 2 महीने से ऊपर का टाइम लग सकता है, 2.5 महीने भी लग सकते हैं। टाइमिंग जो रहेगा 9 से लेके 11 का ही टाइमिंग रहेगा। फीस आपको बता दी गई है, 20 के है। क्लास कोई मिस नहीं करे। वीडियो का जो एक्सेस है वो आपके पास 24/7 रहेगा। लैब का एक्सेस भी 24/7 रहेगा, लेकिन लैब का एक्सेस सुन लें तभी तक रहेगा जब तक आपकी क्लास चलेगी, 2 महीने या 2.5 महीने तक। जबकि आपकी क्लास चलेगी तब तक लैब फ्री है, क्योंकि दूसरा बैच शुरू होगा उसको भी लैब चाहिए होगी, और लैब के लिए रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होती हैं। आपके 1-2 लाख के लैपटॉप पे भी नहीं चलता ये, ठीक है ना। ये बड़े बड़े सर्वर्स के ऊपर चलता है। वहाँ पे अच्छी खासी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, अच्छी खासी उसकी कॉस्ट भी होती है। गर्मी अगर होती हैं तो बिना AC के नहीं चलते साहब ये सर्वर। तो जाहिर सी बात है, बाहर से आप लैब लेना चाहते हैं, बाहर से रेंट पे लें, हमारे से लेना चाहते हैं, हमसे रेंट पे लेंगे, हम सस्ती आपको प्रोवाइड कर देंगे।
लैब, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इसके लिए। एक लैब आपको फ्री है जब तक के क्लास चल रही है, 2-2.5 महीने। वीडियो 24/7 ऑन है, लैब भी 24/7 ऑन है। वीडियो का जो एक्सेस है वो तकरीबन 6-7 महीने तक आपके पास रहता है। अब कोई बंदा 6-7-8 महीने के अंदर भी अगर एक कोर्स ना कर पाए तो मेरे ख्याल से उसको नेटवर्किंग छोड़ देना चाहिए, कोई और काम कर लेना चाहिए। क्योंकि अपने आप को अपग्रेड ही नहीं कर सकता बंदा 8-10 महीने में, तो फिर वो ज़िंदगी में क्या करेगा। हर 8 महीने के बाद, 9 महीने के बाद नई एक टेक्नोलॉजी आ जाती है। क्वेरी जब भी आप पूछना चाहेंगे हम अवेलेबल हैं, ठीक है ना। मेरा नंबर भी आपके पास मौजूद है। आमिर सर का नंबर जो है 9910 111 641 है, जिस पे आप आमिर सर से आप बात कर लीजिए। जो जो एनरोल करना चाहते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करके आमिर सर से आप एनरोल कर लीजिए, ठीक है जी। बाकी बातें आमिर सर से कर लीजिए। मेरा नया बैच का टाइमिंग शुरू हो गया है, जो कि इसका SD-WAN का ही बैच होना है अभी, जिनका एंड चल रहा है, ठीक है। मुझे वहाँ पे आज जो कराना है वो CSR के टेम्पलेट कैसे बनेंगे उस पर डिस्कशन करना है। सर 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 एक चीज पूछ लेता हूँ, एक दो पॉइंट जल्दी से पूछ लेता हूँ। मतलब ये राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़े हुए तो, और मतलब यूज किए हुए बहुत दिन हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना? वैसे पढ़ा हुआ है, 8-10 साल पहले सब पढ़ा हुआ क्या नाम है आपका? है। विवेक सिंह। विवेक सिंह। देखो जी, आज की डेट में टिक करना है आपने केवल। तो जब टिक करना है तो आप कोई कमांड चला ही नहीं रहे कि राउटर OSPF10 लगाऊं और नेटवर्क पब्लिश करूं और वाइल्ड कार्ड करूं और सबनेट मास्क करूं। ये है ही नहीं। आपने क्या करना है, केवल टिक करना है। टिक करते ही वो सारा प्रोसेस हो गया। इसको के राउटर पे बैकएंड पे जब जाएंगे, विवेक आपने क्या मेरे से पहले पढ़ा है? कुछ आवाज जानी पहचानी लग रही है। अरे मैं आपके चक्कर बहुत काटा हूँ, एनसीपी का बहुत चक्कर काटा हूँ। कुछ आपसे आवाज पढ़ा हूँ, IPv4 ही पढ़ा हूँ। बस। हाँ बस पढ़ा बस। मेरे से कुछ नहीं है मतलब। अब इसका मतलब अब भी कुछ नहीं पढ़ोगे, कहने का मतलब ये डेमो क्लास लेके चले जाओगे हैं? नहीं, गलत बात कहते हैं। करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर जो होगा, यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल राउटिंग फुल फ्लैश आनी चाहिए 100%। अगर ये नहीं आती तो आप कुछ नहीं कर सकते। हम जो पढ़ा रहे हैं आपको वो केवल इतना पार्ट पढ़ा रहे हैं। हम सिर्फ जो पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ ये पढ़ा रहे हैं, ये डिवाइस कैसे कॉन्फ़िगर हो और ये डिवाइस कैसे कॉन्फ़िगर हो, ठीक है जी। बीच का जो पार्ट है ये ट्रेडिशनल राउटिंग है। ISP के यहाँ ट्रांसपोर्टर लगा होगा, वो वैसे ही काम हो रहा होगा जैसे कि हो रहा है। MPLS वाले अपना काम कर रहे होंगे, इंटरनेट वाले अपना कर रहे होंगे, और आपके ऑफिस के पीछे जो डिवाइसेस लगी हैं बैक एंड में वो सारी ट्रेडिशनल राउटिंग चलेगी। केवल जो PE था उसको हमने बदल दिया, ठीक है ना। उसको अच्छा अच्छा। पहला नहीं क्या नहीं, था? जैसे कि हम ये पढ़ रहे हैं, बाद में पीछे की चीजें तो आएंगी भी नहीं, तो बाद में हम रिवाइज तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये मतलब SD-WAN समझ में आ जाएगी ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, ये मैं पूछ रहा भाई अब इतने बंदे क्लास में हैं, सबको मैंने क्लास दी है। ऐसे ही पढ़ाना आता है, ऐसे पढ़ा रहा हूँ। इससे अच्छा पढ़ाना नहीं आता है। अगर इसमें समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए नहीं, तो आज तो पूरा समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। हाँ। अब जब फ्री में समझ में आ गया तो पैसे दे के भी आ जाना चाहिए यार। हाँ हाँ, पैसे हाँ फ्री में थोड़े पढ़ेंगे पूरा, पैसे भाई, देंगे। वो जब फ्री में अच्छा पढ़ा दिया तो पैसों में भी अच्छे ही पढ़ाएंगे भाई। हाँ। हाँ ठीक है सर, मैं दो इनरोल करूंगा, आपका पालो अल्टो और ये दोनों करूंगा। अजी मेरी बात सुने, कभी भी दो दो शादियां ना करें, एक ही किया करें। नहीं, मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा, कोई दिक्कत दो नहीं। शादी नहीं करनी चाहिए कभी, अपनी राय है। एक ही शादी काफी है। पहले नहीं फैसला। नहीं, सुबह कर ली और फिर शाम वाली कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। आप उम्र ज्यादा हो जाती है तो फिर सब चल जाता है। अच्छा ठीक है, अब आपकी मर्जी है। सब सजेशन हम दे सकते हैं। जो हमने देखा है स्टूडेंट को पढ़ाने में, हमने यही देखा है कि जिसने आज तक 2 कोर्स किए उसको कोई भी फायदा नहीं हुआ। वो फिर एक ना इधर कर पाया ना उधर कर पाया। लोड अच्छा खासा हो जाता है, आसान कम नहीं होता, क्योंकि आपने प्रैक्टिस भी करनी है भाई। वक्त किसी के पास नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, लाइक सही कह रहे हो सर आप। जी भाई, क्या नाम है? नवीन मंगला आ गए इस बैच के, और कौन आ गए? नवीन मंगला। अच्छा चलो, दूसरा बैच शुरू हो रहा है। मैं इसको बंद कर रहा हूँ सेशन को। आमिर सर से बात कर ली जिन्होंने करना है, क्योंकि पिछली बार भी तकरीबन हमने 5-6 बंदों को क्लास दिया था और फिर सबने पूछ पाछ के रह गए। और अभी भी हमने अपने जो हमने कहा था, हमने अपनी तो काम पूरा कर दिया, डेमोस्ट्रेशन दे दिया। क्योंकि अगर ये 2-3 दिन में पेमेंट लोगों की नहीं आती हैं तो फिर वहाँ पे LTM का बैच हमने शुरू करना है मॉर्निंग में।
तो वो आप देख लीजिए कि अगर आपने एनरोल करना है तो एनरोल करें। आपके पास टाइमिंग जो है मंडे और ट्यूसडे तक का टाइमिंग है। वेडनेसडे में हम फिर वहाँ पे दूसरा बंदों का बैच शुरू कर देंगे 9 नहीं से। तो मेरी बात तो मान लीजिए मैंने दे दिया, एक और बंदा दे दिया, 2 लोग दिया, तो आप तो फिर भी ड्रॉप कर देंगे? नहीं, 2 बंदे एक पेमेंट आ जाएगी तो शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक, ओके ओके। पेमेंट पूरा पेमेंट चाहिए, आधा आधा पौना पेमेंट नहीं चाहिए। आमिर सर से बात कर लीजिए बाकी। मेरी बात हो गई है, मैं बात करूँ फिर कर लूंगा। ठीक है जी, थैंक यू जी। ओके बाय जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।